साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आज की जो हमारी क्लास है हिंदी में रहेगी। ठीक है, इंग्लिश का एक सेपरेट कोर्स चल रहा है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में देखनी है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, बट ये क्लास पूरी हमारी हिंदी में रहेगी। ठीक है, कोशिश हम इस क्लास में साथ में ये रखेंगे कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल हो पाए। ठीक है, तो क्लास का जो शेड्यूल है वो इस तरीके का बनाया गया है कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिंदी मीडियम के साथ में। ठीक है, हिंदी मीडियम के साथ में। एंड पहले के जो 3 महीने रहेंगे इसमें आंसर राइटिंग हम डाउट क्लियरिंग सेशन में अगर टाइम मिलेगा तो उसमें करेंगे हम आंसर राइटिंग, नहीं तो हम अपना पहले के 3 महीने में पेपर 1 सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ, जो नॉर्मल आपको पीडीएफ मिलेंगी ऑन अ डेली बेसिस वो सभी इंग्लिश में रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पीडीएफ्स आपके रहेंगी इंग्लिश में। एट द सेम टाइम हम कोशिश करेंगे हिंदी में भी बनाने की। ठीक है, तो आई वर्क विद 2 और 3 स्टूडेंट्स, साथ में मिलकर के हम काम करेंगे ताकि आप लोगों का हिंदी में भी नोट्स हो जाएं। अदरवाइज इंग्लिश में तो बने हुए हैं, इंग्लिश में मैं पोस्ट कर ही दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ रहेगी। हिंदी के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप, तो वो मैं कल बना करके, या शाम को भी हमारी एक और क्लास है, आज हमारी 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि इस मंथ पे वैसे तो आपका कोर्स शुरू हो जाना चाहिए था 1 जुलाई से, लेकिन बिकॉज ऑफ सम डिलेज, कुछ कोर्स स्ट्रक्चर की वजह से ये कोर्स आज स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम एटलीस्ट पहला सेशन आज का यहाँ से शुरू करें। तो 2 सेशन होंगे आज। आपकी क्लास जो रहेगी वो 1.5 घंटे की रहेगी, इसीलिए जो आपके नंबर ऑफ सेशंस हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ सेशंस आपके 99 क्लासेस हैं। दूसरी अगर क्लास में देखोगे जहाँ पर आपकी 2 घंटे की क्लास रहती है इंग्लिश में जो होती है, वहाँ पर आपका 2 घंटे का सेशन रहता है, लेकिन उनकी इन टोटल 80 सेशंस हैं। 80 में भी उनके 3 शायद क्विज हो गए, तो अप्रॉक्सीमेटली उनके 76-77 सेशंस हैं। आप लोगों के 100 अप्रॉक्सीमेटली 99 होंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन इंग्लिश विशाल, यू कैन कंटिन्यू इट इन इंग्लिश ऑल्सो। आपको हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, आप हिंदी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखो, फ़ायदा ये रहेगा आप लोगों के साथ में कि अगर आप लाइव क्लास में आते हो, आपको कोई डाउट आता है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, तो लाइव तो रहिए ही, जो लाइव मैं पढ़ा रही हूँ बी पार्ट ऑफ दैट क्लास, क्योंकि 1.5 घंटे की बात होती है, ज़्यादा होता नहीं है इसमें। ठीक है, और वैसे भी हमारे जो शुरू के मंथ्स होंगे उसमें थोड़ा कम रहेगा, जैसे कि आपका अगस्त है, जुलाई है, आपका सितंबर है, ये जो 3 महीने हैं इसमें आपकी 12 क्लासेस होंगी हर महीने। उसके बाद फिर सितंबर के बाद आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक। तो 15 दिसंबर को ये कोर्स कंप्लीट होगा। एंड इंग्लिश में आपको रहेगा। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इंग्लिश हिंदी में समझ सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं समझ सकते हो तो फिर इंग्लिश में देख सकते हो, नो इश्यूज। रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास में अवेलेबल है, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें रहेगी, बिकॉज दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी क्लास, तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें हम देखेंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिए, स्लो आ रही है, वेट। हेलो, हेलो, हाँ, ओके, वेट अ मिनट। अभी बताइए, अभी ठीक है? अभी लैग तो नहीं हो रहा है? लैग होगा तो आई चेंज इट। ओके, वेट, गिव मी 2 मिनट्स। कल परसों से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आज ही थोड़ा सा हो रहा है आजकल, अदरवाइज बाद में नहीं होगी ये प्रॉब्लम। वेट अ मिनट। हाँ जी, अभी बताइए, अभी वीडियो लैग हो रहा है? अभी भी लैग हो रहा है? लैग तो नहीं होना चाहिए। ओके, आई ट्राई अगेन, वेट।
वेट अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश. यस, अभी बताइए. अभी ठीक है. आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? वीडियो के साथ में थोड़ा इशू है. ओके, 2 मिनट का टाइम दीजिए. ओके ओके, ठीक है. एक मिनट. अभी ठीक है. ये शायद पीछे से अपने आप ही रिफ्रेश हुआ है. लेट मी नो इफ इट इज़ फाइन. हाँ, थैंक यू सो मच. अभी ठीक है ना? तो अभी पहले हम डिस्कस करेंगे कि करने क्या वाले हैं हम इस पूरे कोर्स में. तो आपकी कोर्स जो रहेगा, 90 मिनट्स की आपकी क्लासेस हुआ करेंगी. ठीक है, और हिंदी में पढ़ाया जाएगा आपको. नोट्स आपको दोनों में ही, वैसे तो देखो इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल हैं नोट्स, तो इंग्लिश में पोस्ट होंगे. एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं जो लोग हिंदी में पेपर लिखेंगे अपना? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू राइट अ पेपर इन हिंदी? उमंग, आप हिंदी में लिखेंगे? एनीवन एल्स जो हिंदी में लिखेगा पेपर? इंग्लिश मीडियम. प्रीति, आप हिंदी में लिखेंगी. ओके. रवि, यू आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश. ठीक है. तो इंग्लिश वालों के लिए अवेलेबल है. हिंदी वालों के साथ में उमंग एंड प्रीति, आप लोगों के साथ में आई मेक अ सेपरेट ग्रुप, क्योंकि आप लोगों के साथ में हिंदी मीडियम के नोट्स पे हम काम करेंगे. तो ऑन अ डेली बेसिस जब भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे क्लास में तो यूजुअली नॉर्मली मैं पढ़ाऊंगी मैं आपको. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपकी हिंदी टर्मिनोलॉजीज होंगी हम उस पर वर्क करेंगे. साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, हैंडमेड नोट्स बनाएंगे अपने. ठीक है. तो आप जो चीज़ें रेफ़र करेंगे वो रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो लिखना है आपको. तो टाइम हमारे पास सफिशेंट रहेगा, क्योंकि पूरे एक महीने में आपकी सिर्फ 12 क्लासेस रहेंगी. ठीक है. तो उस 12 क्लासेस में आप काम कर सकते हैं अपने हैंडमेड नोट्स पे. तो हम जिनकी भी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, वेदर प्रीति और उमंग, आप ऐसा कर सकते हैं कि बनाइए अपने हैंडमेड नोट्स. फिर उसको हम स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना लेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा. सो दैट फिर बाकी सबको भी रहे. तो जितने भी लोग हिंदी में लिखेंगे उनके लिए रहेगा ये सब. नहीं, 12 क्लासेस पर मंथ होंगी. इस मंथ की 12 क्लासेस है, मेरे पास इतना ही टाइम अवेलेबल था इस मंथ का. एंड 12 क्लासेस आपकी नेक्स्ट मंथ रहेंगी. 12 आपकी रहेंगी सितंबर में. शायद सितंबर में मैं बढ़ा भी दूँ. ठीक है, हु नोज, मतलब शायद बढ़ाई भी जा सकती है, बट जिस हिसाब से स्केड्यूल बनाया गया है आपकी सितंबर के बाद, क्योंकि ये 3 महीनों में ना हम ज़्यादा फोकस रखेंगे अपना पेपर 1 सेक्शन ए पे. और इसी के साथ में हमारी आंसर राइटिंग सेशन चलते रहेंगे. ठीक है. तो आंसर राइटिंग सेशन में मैं आप लोगों को बता दूंगी. हाँ, आप दोनों बैचेस में भी आ सकते हो. आप दोनों में आ सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है. बाकी फिर आपका जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए था, तो इसीलिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा क्लासेस होंगी. ठीक है. आपने अभी तक एनसीईआरटीज की स्टार्ट भी नहीं की है. कौन सी क्लास के पॉलिटी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है? देखो, एनसीईआरटीज पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को. पहले तो अभी तो क्योंकि थॉरेटिकल पार्ट है, तो आई विल सजेस्ट यू, आप लोगों ने वैसे भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो पॉलिटी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं. हिंदी में बैच चल रहा है पॉलिटी का, यू कैन फॉलो दैट इफ़ यू वांट. एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत है, डायरेक्टली आप शुरू कर सकते हैं. बाकी अगर एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटी बोली जाती है, अच्छी चीज़ होती है, लेकिन एक ही बारी वन टाइम करनी होती है, तो आप से वन टाइम कर सकते हो. ठीक है. हाँ, सी नोट्स काफ़ी रहेंगे. बुक हम देखेंगे उमंग, हिंदी मीडियम के लिए देखा जाएगा, लेकिन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू राइट द पेपर इन इंग्लिश, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी बुक परचेज करने की. द ओनली बुक दैट यू आर गोइंग टू परचेज इज बी एल फाडिया. दैट इज़ द बुक दैट यू हैव टू परचेज.
एंड BL फाडिया पे आई एम ऑल्सो मेकिंग नोट्स, मतलब मेकिंग क्लासेस ऑन BL फाडिया चैप्टर वाइज ऑन माई फ्री प्लेटफॉर्म। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो दोनों में ही आप फॉलो कर सकती हैं। मतलब हिंदी में पढ़ाया हुआ है, ऑब्वियसली हिंदी में लिखा नहीं हुआ है। आंसर राइटिंग भी होगा नमन, इस केस में आंसर राइटिंग भी होगा, आंसर राइटिंग के सेशंस होंगे, आप लोग आंसर राइटिंग की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अभी आंसर राइटिंग इंग्लिश वालों की चल रही है आप लोगों के, क्योंकि अभी कोर्स बिगिन हुआ है, तो आप लोगों की आंसर राइटिंग अभी नहीं स्टार्ट करूंगी मैं, आपकी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूंगी, अगस्त में। क्योंकि अभी सिर्फ हमारे इस मंथ में जैसे हम शुरू करेंगे, प्लेटो कवर करना है हमें, एरिस्टोटल, मैकियावेली, शायद हॉब्स तक कवर होगा। ठीक है, तो इस मंथ तक ये चैप्टर्स हमारे कवर होंगे, तो उसके बाद हम आंसर राइटिंग, बाकी कभी डाउट क्लियरिंग सेशन आता है तो उसमें करेंगे। ठीक है, हाँ, कोई नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू दिस। कोई एडिशनल मटेरियल जो दूंगी वो मैं खुद दूंगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी और चीज़ को रेफर करने की। द ओनली बुक दैट यू हैव टू रीड इज BL फाडिया, एंड उसमें भी सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। चैप्टर वाइज मैंने वैसे भी समरी बना ही रही हूँ मैं, तो आप वो चैप्टर्स वहाँ से पढ़, आप सुन सकते हैं, उसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट ऑल्सो। अदरवाइज कोई मतलब ज़रूरत भी नहीं है आपको कि सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो मैं चैप्टर्स वहाँ पर बताऊंगी सीरीज में कि ये चैप्टर आपका रहेगा, ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर आप फॉलो करेंगे। ठीक है, आ, हिंदी वालों को भी नहीं, कोई नहीं लेनी। हाँ, हिंदी वालों को मंग विल टॉक अबाउट इट, हिंदी के लिए थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि हिंदी के लिए अभी तक नोट्स वैसे वाले बने नहीं है, तो हो सकता है हमें हिंदी की टर्मिनोलॉजीज और ये सब पे काम करने के लिए अलग से इस पे, मतलब हिंदी के लिए कोई बुक शायद फॉलो करें, इंग्लिश वालों को कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। आ, आ, टेलीग्राम पे क्या चीज़ बोल रहे हैं आप? अच्छा, BL फाडिया के सेलेक्टेड चैप्टर्स, कैन आई पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम? आई कैन डू दैट। ठीक है, आई डू दैट, मैं स्कैन करके, आप BL फाडिया भी मत खरीद दीजिए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स, देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारी बुक्स PDF में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसमें भी हमें सेलेक्टेड पढ़ना होता है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी पढ़ाई की? हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगी, हाँ सिलेबस, अभिजीत आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं? ठीक है, इंग्लिश के लिए पूरा सिलेबस उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस कवर कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन फुल 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अलोंग विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और इसमें आपका टेस्ट भी रहेगा। जैसे कि हमने मान लीजिए एक टॉपिक कंप्लीट किया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पूरा कंप्लीट किया, तो उसके बाद में आई टेक अ टेस्ट। टेस्ट आपका लाइव क्लास में होगा, आप लोग आंसर्स लिखेंगे, अपने आंसर सबमिट करेंगे, वो आंसर चेक होंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, इवैल्यूएशन होगा, क्या चीज़ मिसिंग है सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारा यानी कंप्लीट PSIR इसमें रहेगा। इसीलिए आपका हिंदी वाला जो कोर्स है 6 मंथ्स तक चल रहा है, एंड पहले इंग्लिश आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग अभी इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, लेकिन आपको फिर आंसर राइटिंग अवेलेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जून के मंथ में मैंने ऑलरेडी 10 सेशंस लिए हैं आंसर राइटिंग के, और हमने वहाँ पर प्लेटो से लेकर के ऑलमोस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल तक सभी टॉपिक्स के सारे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने अटेम्प्ट किए हैं। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सभी हमने अटेम्प्ट करके वी हैव डिस्कस्ड इट थॉरली। तो वहां पर आप अगर आपने अच्छा उस टाइम पे सेव कर लिया था, आपने एनरोल उस टाइम पे कर लिया था, तो फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी रिसेंटली एनरोल किया है, अभी सब्सक्रिप्शन लिया है, या जिन लोगों ने पहले वो चीज़ सेव नहीं करके रखी, उन लोगों को फिर वो लेसन्स, वो वाले जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। उसमें क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें आंसर्स भी डिस्कस किए गए थे, उसमें बताया गया था कि एक आंसर को कैसे लिखना है। तो अगर आपके पास है तो आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए इसीलिए फ़ायदा ये रहेगा, आप इस बैच के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं बिकॉज यू थिंक दैट इससे आपका ज़्यादा आपको रिटेंशन होगी, आप ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे आंसर, तो वो आप वैसे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इन माई ओपिनियन आप बस पहले कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से। ठीक है, और हिंदी में अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है तो आप हिंदी में कॉन्सेप्ट समझिए,
उसके बाद आप रिविजन करोगे, या आप एक बार रिविजन के टाइम पे आप इंग्लिश देख सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन आपको समझने में इस पे ज़्यादा जोर दीजिए अभी। हाँ, पॉलिटिकल साइंस ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 100% कंप्लीट होगा। लेट मी डिस्कस इट हाउ। देखो, पेपर हमारा ऐसे है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हम सबसे पहले पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 में भी 2 सेक्शंस हैं आपके, ए एंड बी। तो सभी सेक्शंस पूरे कवर होंगे। इससे पहले अभी क्योंकि इतना टाइम लिया गया है एक एक चीज़ पे, नंबर ऑफ सेशंस बहुत ज़्यादा है, तो हम थॉरली काम करेंगे इस पे। तो पहले सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए का पूरा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट होगा, एंड साथ ही साथ आंसर राइटिंग चलती रहेगी। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है, और रिविजन आपकी साथ साथ चलेगी। आपके पास में रिविजन का टाइम बहुत होगा। तो यहाँ से हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि 150 मार्क्स का जो पेपर है हम यहाँ से अटेम्प्ट करें यूपीएससी में, एंड 150 मार्क्स का इधर से। आप लोगों को पैटर्न पता है पेपर का। पीएसआईआर का पेपर आता है 250 मार्क्स का, पेपर 1 होता है 250 मार्क्स का, पेपर नंबर 2 होता है, और इसमें 2 सेक्शन होते हैं। आपके पास चॉइस होती है कि किसी भी एक सेक्शन में से आप 150 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी चॉइसेस रहती हैं। तो हमारे पास देखो, ये जो हमारा पार्ट है पेपर सेक्शन ए, दोनों ही साइड का, दिस इज सेक्शन ए एंड दिस इज सेक्शन ए, ये दोनों ही स्टैटिक पार्ट है, और ये थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है। थोड़ा डायनेमिक, ज्यादा डायनेमिक नहीं, थोड़ा डायनेमिक होता है। तो ये स्टैटिक पार्ट है, यानी 150 इज लाइक 300 मार्क्स। 300 का मतलब है ऑलमोस्ट आपका 65% से लेकर के 70% तक का जो पेपर है। लेट मी रिपीट इट अगेन। ये स्टैटिक पार्ट है आपका। पेपर 1 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन ए इज स्टैटिक, यानी यहाँ 150 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी 150 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली, और स्कोर करना बहुत आसान रहता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कंसाइज सिलेबस है। जो चीज़ स्टैटिक होती है, मतलब एज इट इज़ वो चीज़ आपके पास में रखी हुई है, आपको बस पढ़नी है, समझनी है, रिवाइज करना है, और एज इट इज़ पेपर में लिख के आना है। तो वो लिख करके आओगे तो आपके इसमें मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो 300 मार्क्स का पेपर, यानी सिर्फ हम इन दोनों सेक्शन पे भी अगर फोकस करते हैं, तो वहां से हमको पता चलता है कि 65 to 70% ऑफ पेपर हम यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, 65 से लेके 70% तक। यानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वैसे तो आपको ये लग रहा है कि 50% सिलेबस है, क्योंकि हर एक पार्ट को 25-25 में अगर डिवाइड करो, लेकिन बिकॉज हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो इट इज 70% सिलेबस। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी पहले पेपर 1 सेक्शन ए कंप्लीट करना, उसके बाद पेपर 2 सेक्शन ए कंप्लीट करना, ठीक है, ये प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से आप 300 में से कितने ला सकते हो, अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब क्योंकि आप लोगों का 6 महीने तक सिलेबस चल रहा है, तो आपके पास में बहुत टाइम होगा, आप बाकी सब सब्जेक्ट्स को भी अपना टाइम दे सकते हैं। जैसे कि जो इंग्लिश बैच अभी चल रहा है, उसमें आई हैव आस्क्ड दोज पीपल, दोज स्टूडेंट्स, कि उन लोगों को सिर्फ पीएसआईआर पे कुछ महीनों के लिए फोकस करना है, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत जल्दी चल रहा है इस वजह से। और साथ ही साथ फिर उनको मैंने ये भी बोला है कि आप ये सब्जेक्ट फॉलो कर सकते हो। तो ये सेम चीज़ आप पे भी लागू होगी, आप दूसरे सब्जेक्ट्स अपने साथ में फॉलो कर सकते हो। कौन से सब्जेक्ट? प्रायोरिटी वाइज आपको डिसाइड करने हैं। सबसे पहली चीज़, एक आपका चलेगा पीएसआईआर, ठीक है, दूसरा आपका चलेगा पॉलिटी का कोर्स, और तीसरा चलेगा आपका अगले 6 मंथ तक। अगर आपको बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करनी है इसकी, नेक्स्ट ईयर आप अटेम्प्ट कर रहे हो या 2021 में भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो भी आई एम टेलिंग यू, करंट अफेयर्स। एक पीएसआईआर रखिए अपना। पीएसआईआर में हमारी कुछ चीज़ें साथ में चलेंगी, जैसे कि एक तो हम टॉपिक कंप्लीशन करेंगे, सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। आपकी यहीं पे साथ में रिविजन भी चलेगी। पीएसआईआर के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, गो फॉर द रिविजन। कम से कम हमें, जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होता, हर एक टॉपिक की 3 से 4 रिवीजन करनी है, अच्छे से समझना है। वो आप समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे मल्टीपल टाइम्स पूछ सकते हैं सेम चीज, ठीक है। तो रिवीजन अच्छे से करेंगे, साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी, और इसी में आपका टेस्ट भी होगा।
तो आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं है। यहाँ आपने अगर काम कर लिया तो टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं रहेगी। दिस यू हैव टू ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि आई शो यू, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले हमारा पिछले महीने का जो आंसर राइटिंग मॉड्यूल था, दे हैव बिन पार्ट ऑफ इट, बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है बहुत बच्चों का। एंड द वे दे आर राइटिंग देयर आंसर्स, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करते हैं वो बहुत जल्दी लिख पाएंगे, क्योंकि हम एक टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिख रहे हैं। जैसे कि आई गिव यू अ क्वेश्चन, 10 मिनट में आपको आंसर लिखना है। आंसर लिख करके आपको स्कैन करके अपने आंसर भेज देना है, फिर चेक होगा। तो 10 मिनट के अंदर प्रैक्टिस हो जाती है आपको वो 10 मिनट में लिखने की, क्योंकि अगर आपको अपना आंसर चेक करवाना है तो आपको 10 मिनट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी हैबिट बन जाएगी, धीरे धीरे करके आप जब नेक्स्ट टाइम जब पेपर लिखोगे आप, तो अल्टीमेटली आपको टेस्ट सीरीज की फिर रिक्वायरमेंट नहीं। टेस्ट सीरीज हम करते ही इसलिए हैं कि 3 घंटे में हम वो लिख पाए, अदरवाइज पढ़ता तो हर कोई है। ठीक है? जिसके पास स्कैनर ना हो वो कैसे भेजेगा? आपको स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास में स्मार्टफोन है, सभी के पास में स्मार्टफोन है। यस। तो स्मार्टफोन पे एक ऐप आती है आपकी कैम स्कैनर नाम से, कैम स्कैनर नाम से वो आप डाउनलोड करेंगे। आप अपना शीट लीजिए, शीट पे उसकी फोटो खींचिए, वो अपने आप स्कैन करके एक मल्टीपल पेजेस आप उसको एक पीडीएफ में अटैच करके सेंड कर दो। ठीक है? तो कोई इशू नहीं है। अब पीडीएफ में इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पीडीएफ में इट इज इजी फॉर मी टू चेक। अदरवाइज अगर आप सिर्फ फोटो लेकर के भेज देते हो तो आई हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर फोटो, फिर उसको मेरे को उसके ऊपर लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको आंसर भेजना पड़ता है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पीडीएफ में ये रहता है कि पीडीएफ में डायरेक्टली लिखा जाता है, कोई भी मुझे इनपुट देना है डायरेक्टली लिख करके आई कैन सेंड यू। ठीक है? तो वो थोड़ा, कैम स्कैनर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको आ जाएगा एक दो बारी में, किसी को प्रॉब्लम है भी तो। दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखो 2000 पहली हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हाँ, ग्रुप में भेजेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। 2013 से लेकर के 2018 तक के जितने क्वेश्चंस हैं हमारे पीएसआईआर में आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सारे कंप्लीट करेंगे, सेक्शन वाइज कंप्लीट करेंगे। और यानी जब हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होगा, जैसे ही हमारा ये पूरा 25% ऑफ द सिलेबस, विच इज नॉट एक्चुअली 25, इट इज 35% ऑफ द सिलेबस। इट इज 35%, क्योंकि दूसरे में से तो आपको सिर्फ 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, दैट्स वाई। तो यानी जब हमारा 35% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना सेक्शन ए से। पहले 2013 का सेक्शन ए पूरा हम पूरा सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको, एक एक टॉपिक को जो जो आया है उसको रिवाइज करेंगे आप, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है? और वो जो शीट्स होंगी आपके पास, जो 2013 की आपके मॉडल आंसर्स की शीट बनेंगी, वो शीट्स आप अटैच करके अपने पास एक सेपरेट फाइल में रखेंगे, क्योंकि आप पेपर देने से पहले ये चीज़ें रिवाइज करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे पेपर एवरी टाइम, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फेवरेट हैं यूपीएससी के, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक में रेपिटेशन बहुत होता है टॉपिक का, तो बार बार आपको रिपीट क्वेश्चंस दिखेंगे। एंड आप पेपर देने से पहले अगर 2 दिन पहले भी एक बार सारे क्वेश्चन पेपर भी रिवाइज करते हो तो आपको सब कुछ हो जाएगा उसमें अच्छे से तैयार। ठीक है? तो 2013 का पहले सेक्शन ए करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18। जब सभी के ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद तब तक अगर हमारा पेपर 2 सेक्शन ए खत्म हो चुका है, फिर हम उस सेक्शन को कवर करेंगे। तो एक एक करके सभी सेक्शंस को कवर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। ठीक है? तो इसके बाद आपको आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं होती। तो इतना सब काम तो आपको पीएसआईआर में रखना है। अब दूसरी चीज, ये तो 70% सिलेबस की बात हुई। अब आपको सेक्शन बी में से भी 100 मार्क्स का करना है, पेपर 2 में से भी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ठीक है? अब यहाँ से क्या रहेगा आपका, आपको लगेगा कि ये डायनेमिक है, इट इज नॉट दैट डायनेमिक। यहाँ पे 90% जो आपको पढ़ने को मिलता है, 90% ऑफ द थिंग्स आर नाउ स्टैटिक। जैसे कि पिछले 1 साल में इंडिया एंड यूएसए के बीच में अभी तक जो भी रिलेशंस रहे हैं या जितना भी कुछ रहा है, वो सब डायनेमिक पार्ट नहीं है, अब वो सभी स्टैटिक पार्ट है। डायनेमिक वो होता है जो अभी के टाइम पे जितनी भी अपडेट्स आ रही होंगी, तो वो पार्ट सिर्फ 10% होता है, वो ज्यादा नहीं होता। तो यानी
ये जो भी पार्ट्स देख रहे हैं आप दोनों, ये 90% स्टैटिक है, इसमें 10% डायनेमिज्म है, यानी कोई नई चीज आएगी, कोई नया ओपिनियन आएगा तो वो ओपिनियन हमको लिख लेना है, या कोई भी नई प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव हुआ, थोड़ा सा वो डायनेमिक में चला गया, अदरवाइज ये भी स्टैटिक है। तो इसमें भी हम कवर पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है तो हम सिर्फ उसी हिसाब से कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ लिया, नहीं, विल कंप्लीट द 100% सिलेबस, ताकि आपको ये चीजें फायदा भी करें दूसरे सब्जेक्ट्स में, जैसे जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 में। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अलग से कोर्स भी आएगा, जब आपका इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया जाएगा। जब हम इस सेक्शन पे होंगे तो उस टाइम पे आई विल बी कमिंग अप विद द न्यू कोर्स, कोर्स रहेगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन का अलग से। तो उस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे, सारे बेसिक्स कवर करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या रिलेशंस हैं, हिस्ट्री क्या रही है चाइना की, मतलब चाइना में सिविल वॉर हुआ, उसके बाद चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी में जो रूल कर रहे थे उनकी क्या मतलब परसेप्शन थी कि चाइना को कैसे चलाया जाए, यानी उनका एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, क्या पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की, ये सभी चीजें हम देखेंगे वहां पर। फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा PSIR में हम इन लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ओपिनियन मैटर करेगा। जैसे सी राजा मोहन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए इंडिया को, क्या सिचुएशंस हैं इंडिया के सामने, क्या चैलेंजेस हैं, चाइना के साथ में हमको कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें, ये जो एनालिसिस पार्ट होगा, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा, ये आपका यहाँ कवर होगा। ऐसे ही सेम चीज हमारी दूसरे अपना जो BL फाडिया आई एम टीचिंग, तो BL फाडिया से आप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई विल वांट यू कि इस मंथ आप अपना साथ में पॉलिटी स्टार्ट कर दीजिए। अभी फिलहाल के लिए पॉलिटी अगर नहीं शुरू करना चाहते हैं तो आई रेकमेंड यू टू स्टार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री। वैसे भी मेंस का सीजन चल रहा है तो दैट इज बेटर। तो आप क्या करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री कोई हिंदी में पढ़ा रहा है, हिंदी या इंग्लिश दोनों ही आप फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट। वर्ल्ड हिस्ट्री आई थिंक चारू मोदी इज टीचिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, आप तो एनरोल करना है आपको। सुनील सर, अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप उनसे वर्ल्ड हिस्ट्री साथ साथ अपना कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 10 से 15 लेसन या शायद 20 लेसन होंगे, सिर्फ इतने ही होंगे और आप इतने में कवर कर सकते हो अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हाँ, आरती इज ऑल्सो टीचिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। इकोनॉमी स्टार्ट हो गया है, अभी रुको, आई एम कमिंग ऑन दैट। डायनेमिक पोर्शन कैसे होगा, डायनेमिक पोर्शन आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। डायनेमिक पोर्शन ऑफ देखो, इंटरनेशनल रिलेशन फॉर जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 एंड फॉर PSIR, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई विल बी टेकिंग दैट अप। ठीक है, दूसरा फॉर सेक्शन B ऑल्सो, यहाँ पर ये भी मैं ही पढ़ाऊंगी, आपको बस साथ में थोड़ा पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो आप प्लीज सुनील सर से पढ़ सकते हैं, ही इज टीचिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। कितने लेसन हैं इन टोटल, कितने लेसन में उनका कोर्स कंप्लीट होगा? 30 लेसन है। और कितने पढ़ा चुके हैं वो अभी तक? 1 मंथ का कोर्स है उनका, 26 पढ़ा चुके हैं। हाँ, फिर ये सही है, अगर 26 पढ़ा चुके हैं ना, 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है। ओके, तो अगर ऐसा है तो यानी वो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ, तो फिर पढ़िए उनसे प्लीज। ओके ओके, तो उनसे पढ़ लीजिए आप। ठीक है, इनसे 26 लेसन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इससे पहले कि ये खत्म हो जाए आप एनरोल करके सारी रिकॉर्डिंग्स देख डालो। मतलब इस मंथ तो कंप्लीट कर ही सकते हो आप, एक बार एनरोल कर लो बस, उसके बाद आप कभी भी देख सकते हो उसको लेटर ऑन। क्योंकि इस मंथ हमारी जो PSIR की क्लासेस होंगी सिर्फ 12 क्लासेस होंगी, उसी में आप रिविजन करोगे। ठीक है, उसी में कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, सिर्फ स्टार्ट होगा सब कुछ, तो साथ में आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री चल जाएगा आपका। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की सभी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर लो वर्ल्ड हिस्ट्री को। उसके बाद फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आप पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक पॉलिटी आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जो एनालिटिकल पॉलिटी है वो हम कवर करेंगे PSIR में, और जो एनालिटिकल पॉलिटी हम कवर करेंगे वो आपको जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 में ज्यादा फायदा करेगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक पॉलिटी नहीं करनी है, बेसिक पॉलिटी मैं नहीं पढ़ाऊंगी,
बिकॉज बेसिक पॉलिटी का मतलब है आई हैव टू टीच यू पॉलिटी फ्रॉम स्क्रैच, और मैं वो नहीं कर सकती बिकॉज फिर उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पॉलिटी को पढ़ाने में ही ऑलमोस्ट 2 महीने तो लगेंगे अच्छे से पढ़ाने में, विद एवरी एक्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वैसे नहीं करते हैं। हाँ, जतिन इज टीचिंग एंड in fact Mudit is also teaching. Mudit is teaching in English. Jatin is teaching in Hindi or English. हाँ, 77 क्लासेस फॉर पॉलिटी। हाँ, अच्छे से बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन करके दोनों भी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, अच्छे से समझिए उसको, पॉलिटी आप साथ में रख लो। तो आपके पास में, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी करो पॉलिटी भी साथ साथ करो। आपको फॉर्मूला ये वाला फॉलो करना है कि आपको PSIR अपना साथ में रखना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एक करंट अफेयर साथ में रखना है। करंट अफेयर के आपके 2 मॉड्यूल रहेंगे। अब मैं करंट अफेयर तो आप खुद ही देख लो, जो टीचर बोलते हैं पढ़ाने का वैसे आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर में एक द हिंदू डेली एनालिसिस हो जाता है, और एक आपका करंट अफेयर वीकली वाला कर लो, विच इज़ गुड, मतलब रिविजन जो आपको डायरेक्ट फ़ायदा करेगा। यहाँ तो आपका एनालिसिस हो जाएगा आपको, एंड फिर ये अलग से जो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन होता है फॉर करंट अफेयर वो आप ये कर सकते हो। तो एक करंट अफेयर रखो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैक्सिमम 1.5 घंटा 2 घंटा, बस इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे रोज का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, आप डेली अटेंड नहीं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी देयर इन द लाइव क्लास, तो इशू नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी क्योंकि 12-12 करके क्लासेस चल रही हैं, तो आई थिंक आप आसानी से इसको कवर भी कर पाएंगे, आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर एक ही महीने में अगर 25 क्लास हो जाती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो टू कवर इट, ठीक है। हाँ, क्लास टाइमिंग यही रहेगा। क्लास टाइमिंग आपका रहेगा यूजुअली 1:30 का। जिस दिन आपकी 2 क्लासेस हैं, जैसे कि आज दूसरी क्लास शायद आपकी 9:30 पे है, राइट। अदरवाइज रोज की एक ही क्लास रहेगी आपकी 1:30 पे। अगले महीने से रोज की एक ही रहेगी। इस महीने की बिकॉज आई हैड टेकन दी हॉलीडेज ऑल्सो एंड थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि शुरू में मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, दैट्स वाई। हाँ, अगर रीडिंग न्यूज़पेपर इज टेकिंग टू मच, आई विल रेकमेंड यू टू गो फॉर द हिंदू एनालिसिस, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एट मैक्स जो PDFs आपको मिलती हैं द हिंदू एनालिसिस की, आप उनको रीड कर लीजिए, ठीक है। ओके, हाँ, तो आज 9 o'clock है। हाँ, 9 o'clock विल बी द क्लास, जो सेकेंड क्लास होगी आज की, जिसमें हम प्लेटो स्टार्ट करेंगे, वो 9 o'clock रहेगी, ठीक है। एंड साथ में आप अपना एक सब्जेक्ट लेकर के चलिए, और सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए वो आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे रही हूँ जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन को अभी फॉलो मत कीजिए, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अलग से कोर्स आई विल बी कमिंग अप विद दैट, तो वहां से आप कवर कर लेना इंटरनेशनल रिलेशन का। अभी के लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करेंगे, या तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, विद बिकॉज मेंस अभी चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो देर आर एजुकेटर्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री पहले कर लो। फिर पॉलिटी है आपके पास में, पॉलिटी आप कर सकते हो, सोसाइटी से रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका एथिक्स तो अभी रहने ही दो, हेल्प तो करेगा आपको। यस, इंटरनेशनल रिलेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, इट इज गोइंग टू बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी एंड हिस्ट्री, यस हिस्ट्री। और हिस्ट्री आप फॉलो कर सकते हो, हिस्ट्री में आप पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इज गोइंग टू हेल्प यू। बाकी मिडिवल एंड एंशियंट आप बाद में पढ़ सकते हो, बट अगर हिस्ट्री स्टार्ट करें तो एंशियंट बहुत छोटा सा है, आप स्टार्ट कर सकते हो, एंशियंट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अलग से आएगा। यस, इंटरनेशनल रिलेशन देखो हम इसमें भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में अलग से मैंने कोर्स स्ट्रक्चर में आपके डाला हुआ है, लेकिन वो हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होता है, उसमें थोड़ा एनालिटिकल वैल्यूज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसमें हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें बेसिक इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना पड़ता है, तो बेसिक हम वहाँ से समझेंगे, उसका एक्सपर्ट इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ से समझेंगे, तो दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, ठीक है।
क्लियर? एक तो ये चीज करनी है, तो 3 चीजें, एक करंट अफेयर अपने रखो साथ साथ, क्योंकि करंट अफेयर ये डायनेमिक्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दैट दीज आर डायनेमिक। एक तो पेपर 2 सेक्शन बी मैंने आपको बोला, एंड पेपर 1 सेक्शन बी, दोनों ही डायनेमिक है। तो ये आपके करंट अफेयर्स से कंप्लीट होंगे, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि करंट अफेयर्स यहाँ से रहेगा। किस मंथ में आएगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन? आई थिंक आपका इंटरनेशनल रिलेशन नवंबर में आई विल बी कवरिंग, तो नवंबर में आएगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन का वो वाला कोर्स। ठीक है, फिलहाल आप बाकी सब चीज़ों पे कवर कर सकते हैं। तो स्लोली एंड स्टडीली काम करेंगे, और मेक श्योर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, तो इसी वजह से देखो 2 कोर्स साथ में रनिंग है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने एक कोर्स का टाइम अपना ज़्यादा रखा है, 6 महीने इसीलिए चला है बिकॉज देर इज़ अ लिमिट टू विच आई कैन टीच। 2 घंटे ऑलरेडी एक क्लास रहेगी, फिर आपकी भी 2 घंटे की हो जाती है, तो ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ सेशन ज़्यादा है, और आपका दिसंबर तक कोर्स जा रहा है। लेकिन आप अल्टीमेटली आराम से पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम रहेगा, लेकिन प्लीज़ लैग मत करना। ऐसा नहीं है कि 12 क्लासेस चलने दो, मैं एट द एंड देख लूँगा, डोंट डू दैट। लाइव रहना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को। एक बार टॉपिक समझ में आ गया, उसके बाद रिवीजन आप कितनी भी फास्ट कर सकते हैं, डोंट डू द बेंच वॉचिंग। एग्जैक्टली, ठीक है। और बुक्स कोई भी नहीं लेनी है प्रियंका, नो बुक्स, कोई बुक आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ना कैसे होगा। पहली चीज़, हमारा क्लास में टॉपिक कंप्लीट होगा, बी देयर लाइव, या कभी भी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग्स देखिए, उसको अच्छे से समझिए। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप आपको मैं आज शाम तक, जब 9 o'clock हमारी क्लास है, तो हिंदी मीडियम के लिए अलग से ग्रुप आई विल बी ज्वाइनिंग यू दैट, ठीक है, इन दैट ग्रुप। लेकिन इसी के साथ आपका जो इंग्लिश मीडियम का ग्रुप है, जो लोग इंग्लिश मीडियम में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको वहाँ पर भी ज्वाइन, मैं लिंक दे दूंगी आपको, दोनों ही लिंक होंगे, आप लोग दोनों में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, दोनों में कर देना। हाँ, क्योंकि 2 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, 2 घंटे में स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है, 1.5 घंटा इज़ लाइक अच्छे से फ्रेश रहता है दिमाग, एंड समझ में आ जाता है, तो मैं दोनों आपको दे दूंगी। हालांकि हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इसमें एक्टिव रहिएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट आता है, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, सपोज आई एम टेलिंग यू समथिंग, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, अपना फ़ोन, अपना टेलीग्राम का ऐप अपना साथ में रखिए, एंड यू कैन सेंड अ टेक्स्ट। किसी को अच्छे से समझ में आया है तो इधर योर क्लासमेट विल हेल्प यू, और वेन एवर आई सी दैट, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी। लेकिन वी हैव टू मेक अ कम्युनिटी, एक दूसरे को हेल्प करते हुए चलना है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, कि जैसे कि हमने कोई आंसर लिखा, ठीक है, तो मैंने अभी तो आपका चेक कर दिया, हो सकता है 10-15 दिन बाद कोई नया बच्चा ज्वाइन होता है, एंड दैट पर्सन विल कम, विल सेंड हिज आंसर, हिज और हर आंसर, एंड उसने मान लीजिए अपना आंसर पोस्ट किया, तो अगर आप उसका आंसर चेक करोगे, आप आंसर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ नई लिखी गई है, या फिर क्या चीज़ मिसिंग है। अगर कोई चीज़ मिसिंग है, दैट मीन्स आप अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो कि ये चीज़ इसमें मिसिंग है, ये पॉइंट यहाँ पर होता तो मैं इसको बेटर मार्क्स इसको मिल जाते, ठीक है। तो आपका जो देखने का नज़रिया होता है ना, आप एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से देखोगे, यानी इफ समवन एल्स इज ऑल्सो राइटिंग आंसर, आपको उनका आंसर भी इवेलुएट करना चाहिए। आप इवेलुएट करोगे, आपको 4 बातें ज्यादा पता चलेंगी, और आपको जो आंसर अपना लिखना होता है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर लिखोगे, क्योंकि सिंपल है, जब एज अ स्टूडेंट आप लिखते हो तो फिर भी थोड़ा प्रेशर रहता है आपको, और आप कुछ कुछ लिखते हो, मतलब शायद स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखोगे, लेकिन अगर आप समझोगे एक एग्जामिनर का परसेप्शन, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि इस आंसर को हाई स्कोर करने के लिए कैसे लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। तो वी हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी लाइक दैट। तो अगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आप उनको बताइए, इससे आपकी ज़्यादा क्लैरिटी भी रहेगी, और वेन एवर आई बी लाइव, जब भी मैं ओपन करूँगी ग्रुप, तो आई ऑल्सो, किसी पे अगर नहीं सॉल्व हुआ तो विल डू दैट, ठीक है। यस, उसी बुक में, सॉरी ग्रुप में आपके आंसर्स भी पोस्ट होंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ आंसर लिखे हैं ऑलरेडी इंग्लिश में, तो आप पोस्ट कर दीजिए अपने इंग्लिश वाले ग्रुप में। देर आर सम स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क सौम्या, कन्हैया इज राइटिंग मेंस राइट नाउ, तो कन्हैया तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन देर इज विनय एंड अविरल, देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट ग्रुप,
जिनकी आंसर राइटिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, तो वो आपको एटलीस्ट बेटर गाइड कर पाएंगे कि इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अभी वहाँ पर 100+ स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। जो मैंने क्वेश्चन पहले के लिखे हुए थे, वो क्वेश्चंस अगर अभी पोस्ट हो रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चेक, बिकॉज थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी करना होता है। आई डोंट हैव टू वर्क ऑल डे, दैट्स व्हाई आई डोंट इवन वांट टू, nobody wants to, right? एंड मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं इतना कर पाऊंगी। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपके चेक कर लेंगे, ठीक है? प्लीज आस्क देम, सौम्या इज देयर, आस्क सौम्या कि प्लीज मेरा इवेलुएट कर दो, शील डू दैट। ओके, नेक्स्ट थिंग, रिकॉर्डिंग अगर आपने देख ली है, अब उसके बाद जो आपको पीडीएफ दी जाती है, वो पीडीएफ आप पढ़ेंगे, ठीक है? और पीडीएफ में से फिर कुछ नहीं समझ में आता है, विच आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है? या आप ग्रुप में छोड़ दीजिए अपना जो भी आपका डाउट है, हम उसको डील करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब भी क्लास में हैं, वेन एवर यू आर वॉचिंग लाइव, और आप कभी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, तो आपके पास में एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है? एक सेपरेट नोटबुक, उसी नोटबुक में आप फ्लो चार्ट बनाएंगे साथ साथ। फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्लो चार्ट आपको रिविजन में काम करेगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में फ्लो चार्ट अगर बन जाता है तो दैट विल हेल्प यू, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं इसमें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन लोगों ने अलग अलग आइडियाज दिए हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें बोली हैं। तो इतने नाम हैं, इतने आइडियाज हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी वजह से एक फ्लो चार्ट रहेगा आपके पास में, आप उसको वीकली रिवाइज कर सकते हो। रिविजन में कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट। मतलब वीक के एंड में 10 से 15 मिनट के लिए आप फ्लो चार्ट उठाएंगे एंड जस्ट ब्राउज थ्रू इट। एक बार देख लीजिए कि कौन किसने क्या बोला था। जैसे देर इज वन पर्सन, अल्थुजर, ठीक है? अल्थुजर क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, कि कार्ल मार्क्स ओवर डिटर्मिनिस्ट है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, ओवर डिटर्मिन किया है। तो ये जो आपको टर्मिनोलॉजी दिख रही है, ये इन्होंने अल्थुजर ने कार्ल मार्क्स के लिए यूज की है। तो ये चीज आपके फ्लो चार्ट में होनी चाहिए। ऐसे ही मैक्स वेबर ने क्या बोला है कार्ल मार्क्स के बारे में? मैक्स वेबर बोलते हैं कि इन्होंने जो हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन दी है वो मोनो कैजुअल है, मतलब एक ही चीज पे फोकस करके कैजुअली ऐसे ही दे दी। मतलब मोनो मतलब एक ही चीज पे फोकस किया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, बाकी सब चीजों पे तो फोकस ही नहीं किया। ऐसे ही फिर ग्रामशी हैं, वो भी इनको करते हैं। तो अलग अलग आप देख रहे हो, अलग अलग नाम है इनके, अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग तरीकों से ये कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये चीज आपके फ्लो चार्ट में रहेगी, और फ्लो चार्ट में आपको ये वीकली बेसिस पे रिवाइज करना है। एक बार आपको अच्छे से रिवाइज हो गया ये, फिर उसके बाद आप अपनी पीडीएफ रिवाइज कीजिए। पीडीएफ हो गई है, फिर उसके बाद आप वीकली बेसिस पे करने की जरूरत नहीं है, मंथली बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो ऑप्शनल इज समथिंग, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन शुरुआत में आप लोग वीकली रिविजन करेंगे, उसके बाद आप मंथली रिविजन करेंगे। एक बार आपको लगता है कि मंथली में भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप 3 मंथ्स के बाद में अपना रिविजन कर सकते हैं। मतलब पहली आपकी रिविजन रहेगी वीकली रिविजन। और अभी तो क्योंकि हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 रिविजन, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो इस सब्जेक्ट में, यू डोंट नो थिंग्स एट ऑल। तो आपकी यहाँ से 3 से 4 रिविजन रहेंगी वीकली और मंथली में। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद में, जब भी आपका मान लीजिए दिसंबर में कंप्लीट होता है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है दिसंबर तक, और दिसंबर तक आते आते पेपर 1 सेक्शन ने हमने काफ़ी टाइम से टच नहीं किया हुआ, तो आप क्या करेंगे? जैसे ही 3 मंथ हो जाते हैं पेपर 1 सेक्शन ए को टच किए हुए, तो फिर आप एक बार पेपर 1 सेक्शन ए पूरा रिवाइज कर लो। गिव योर सेल्फ लाइक 4 days मैक्सिमम। इफ आई हैव टू रिवाइज पेपर 1 सेक्शन ए, आई टेक 1 day टू रिवाइज इट। आप क्योंकि बिगिनर हैं, तो आप 4 दिन लीजिए, 5 दिन लीजिए, या एक हफ्ता लीजिए एक सेक्शन को रिवाइज करने में। मुझे करना है बिकॉज आई हैव रिवाइज्ड इट सो मेनी टाइम्स। दिस इज द 7th बैच, एंड इससे पहले भी आई हैव डन मल्टीपल रिविजन्स, 5 रिविजन ऑलरेडी। तो मेरी कितने रिविजन हुई? 12 रिविजन्स। तो अगर मुझे एक सेक्शन रिवाइज करना है तो एक दिन लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन माई माइंड, राइट? तो यही चीज, यही सिचुएशन आपके साथ होनी चाहिए। यही स्टेज पे आपको पेपर से, मेन से पहले आना है।
बिकॉज अगर हर चीज़ आपके माइंड में रहेगी तो आप आंसर भी बहुत जल्दी लिख पाओगे, और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपके जितने भी आइडियाज़ होंगे वो अच्छे से आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो जो आइडियाज़ हम पढ़ के आए हैं, जिनको हमने अच्छे से समझा है, तो कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो हम डिटेल में समझते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आंसर में उसको उतना डिटेल में नहीं लिखना होता। आंसर में बहुत टेक्निकल टर्म्स लिखनी होती हैं, जैसे कि देर इज़ अ टर्म, आप लिख सकते हो कि सपोज दिस, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे, टॉपिक होगा हमारा प्लेटो का, ठीक है। तो प्लेटो में हमारा एक टॉपिक आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में हम दो तीन टर्म्स होती हैं हमारी, जैसे प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं वो, कि प्रॉपर्टी जो हमारी क्लास होती है, गार्डियन क्लास होती है, जो रिच क्लास है, मतलब रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास के केस में प्रॉपर्टी उनको अलाउड नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उस केस में एरिस्टोटल उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और एरिस्टोटल कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। तो वो लिखते हैं कि प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इट इज अ सोर्स ऑफ चैरिटी, इट इज अ सोर्स ऑफ रिकॉग्निशन। ये एज इट इज लिखना है आपको, एज इट इज लिखना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको एज इट इज यूज करनी होती हैं। जैसे कि एक थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसमें एक टर्म आती है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से बेहतर है आप डायरेक्टली फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वर्ड लिखिए, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और स्पेशली कम टाइम लगेगा आपका आंसर लिखने में, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड एट द एंड ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मार्क्स कितने आते हैं पॉलिटिकल साइंस में? पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में चाहे आप देखो पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल साइंस रहे चाहे कोई भी हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे आ जाते हैं इनफैक्ट। जैसे कि इन केस ऑफ पॉलिटिकल साइंस 300 प्लस बहुत आसानी से आ जाते हैं, अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे इस पे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, यूजुअली बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। आप जनरल स्टडीज़ भी पढ़ते रहोगे, ऑप्शनल पे भी, उसमें भी आप आंसर राइटिंग करोगे, फिर आप करंट अफेयर्स करते हो, तो टाइम ज़्यादा दे नहीं पाते हैं ऑप्शनल को। तो ऑप्शनल पे लेकिन अगर आपने टाइम दिया है उतना जितना रिक्वायर्ड है, आंसर राइटिंग की है उतनी, तो आसानी से आपके 320 आ जाएंगे, ठीक है। 350 आ सकते हैं, देखो आई स्कोर 358, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ problems, I could not give I could not attend this interview because right after giving my 2017 means I was very sick, और उसके बाद से फिर मैंने नहीं किया attempt because of my health reasons। लेकिन आ सकते हैं because I have scored that much, और this is the technique that I have followed, this is the way that I remember things, each and everything। You keep on revising, you do what it takes to achieve that। इनफैक्ट कितने सारे ऐसे हैं, आई थिंक देयर वाज वन कन्नड़ लिटरेचर में थे, 400 मार्क्स थे शायद, 400 प्लस भी थे, ठीक है। हाँ, आई हैव रेड बुक्स, आई हैव रेड एवरीथिंग, ठीक है, इन दैट। और ऑप्शनल पे मैंने बहुत फोकस किया था अपने, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी प्रिटी सीरियस अटेम्प्ट ऑफ माइंड, बिकॉज उस टाइम तक मैं ठीक हो चुकी थी। विद मी द प्रॉब्लम इज विद हेल्थ एक्चुअली। मेरा 2015 में हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई थी, 2017 के बिगिनिंग तक मैं ठीक हो गई थी फाइनली। तो जब मैं ठीक हुई थी तो मैंने अपना फिर सीरियस अटेम्प्ट दिया, एंड दैट्स व्हेन आई हैव गिवन माय अटेम्प्ट। तो मैंने ऑप्शनल पे अपना बहुत फोकस रखा था, तो इस वजह से भी आई स्कोर्ड मोर। लेकिन फिर फाइनली फिर प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि ऑप्शनल पे भी फोकस रखा, और इतनी सीरियस अटेम्प्ट के लिए आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। तो 3 महीनों के लिए स्पेशली राइट आफ्टर प्रीलिम्स मुझे पता था कि अच्छा ठीक है, प्रीलिम्स तो हो गया है अच्छे से, बिकॉज इन द टेस्ट सीरीज ओनली, मतलब टेस्ट सीरीज क्या, इनफैक्ट आंसर कीज, यस, आंसर की में आई वॉज गेटिंग 120 प्लस, एंड आई फाइनली गॉट 124.66 समथिंग। तो उसके बाद जो 3 महीने थे, आई रियलाइज कि अब
मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो विद इन दोज 3 months देन हेल्थ का इतना ध्यान नहीं दिया, तो अल्टीमेटली व्हेन आई गेव माई मीन्स तो 1 हफ्ते बाद ही आई गॉट सिक। तो फाइनली जब रिजल्ट आया तब तक तो डायग्नोस हुई है कि प्रॉब्लम क्या थी। फिर उसके बाद इसीलिए वो नहीं दिया जा सका। लेकिन आई रिमेंबर इन दोज 3 months व्हाट आई हैव डन फॉर PSIR, द बुक्स दैट आई हैव फॉलोड, द टॉपिक्स, द वे आई हैव रिवाइज्ड इट। तो रिविजन इज द की, ट्रस्ट मी, रिविजन इज द की। Why do you think I was able to score this much? 124 is a good score when it comes to pre. और मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, I'm telling you this. 2017 Feb month, that's when I was fine. क्योंकि उससे पहले तक I was not able to even sit properly. मेरा बोन्स इशू रहता था, बोन्स में बहुत पेन होता था and I could not focus on studies at all. तो Feb and that was February 2017. I felt like now I'm fine. अभी कोई इशू नहीं है, कहीं पेन नहीं हो रहा है, तो I can start with it. And I was not at all aware of the current affairs, कुछ भी नहीं, because हो ही नहीं पाता ना। तो वहां से शुरू किया, करंट अफेयर्स की भी रिविजन किया। आई हैव डन 3 रिविजन्स। तो दैट मीन्स मार्च से शुरू हुआ एंड पेपर जून में था, तो मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है, जून में तो पेपर ही था। तो दैट मीन्स विद इन 3 months आई हैव डन द रिविजन, करंट अफेयर्स, ऑल दीज, एंड उसमें ज़्यादा फोकस रखा। फिर मैंने जनरल स्टडीज में एनालिसिस, आंसर राइटिंग, इन सब पे फोकस किया गया। तो एट द एंड 124 आएगी। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली प्रॉब्लम इज नॉट विद द सिलेबस, प्रॉब्लम इज नॉट विद कि स्कोर कैसे हाई किया जाए, प्रॉब्लम इज विद द लैक ऑफ रिविजन। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग 25 जगहों से पढ़ रहे हैं, आप लोग कभी लक्ष्मीकांत पे जाते हो, NCERT पे जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, रिविजन कितनी बार कर रहे हो आप? रिविजन नहीं हो रही है। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो तो डू यू रियलाइज कि पहली बार आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको आधे से ज्यादा डेटा याद ही नहीं रहता है। तो जितनी रिविजन होंगी उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। तो करंट अफेयर अलोन आई हैव रिवाइज 3 to 4 times. दिस इज द वे, बिकॉज दैट वाज, सी व्हेन यू नो, मैं अभी इसीलिए ये चीजें वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि रिविजन आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कर पाएंगे इफ रिविजन कर रहे हैं। Because there was a time when I've given my first attempt. I was studying, and that's when, back in 2015, that's when I gave my first attempt. उस time पे मेरा problem अलग था. Problem was, that I used to study and I used to, like, obviously being a student, it felt very bad कि आप UPSC देना चाहते हैं, आप इतना पढ़ाई में हैं लेकिन आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि when I was studying at the very same time, head में knocking होती थी. It was like that. तो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था, तो रिविजन का टाइम नहीं मिला। सो आई हैड टू गिव माई बेस्ट। आई रियलाइज कि रिविजन इज द की, एंड दैट्स व्हेन, फिर जब जनरल स्टडीज मेरा स्ट्रांग हो चुका था, तो फॉर द नेक्स्ट 3 months आई फोकस्ड ऑन दिस मोर, दिस पॉलिटिकल साइंस मोर। तो पॉलिटिकल साइंस पे अगले 3 महीने तक लगातार काम किया गया है, विद रिविजन, विद आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर पेपर भी उसी में किए गए। ठीक है, तो इट इज, that is why I feel like I, whatever is written in the notes, word by word, everything is there in my head. It is because of revision. Understanding, पहली आपके पास में रखे, आप क्या रखोगे? पहली आपका प्रायोरिटी रहेगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। एक बार समझ लिया, उसके बाद रिविजन। पहली रिविजन फ्लो चार्ट, ठीक है। जब तक वो आपको फ्लो चार्ट आपके दिमाग में नहीं बिल्कुल छप जाता कि अच्छा ठीक है, इट इज अल्थुजा हु सेज दिस, ही सेज दैट, ही सपोर्ट्स दिस आइडिया, तब तक फ्लो चार्ट रिवाइज करते रहो। फ्लो चार्ट डू नॉट डिस्कार्ड इट, क्योंकि पेपर से पहले 2 दिन पहले, आपका आज पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, 2 दिन पहले आप क्या करेंगे? आप उठाएंगे अपना फ्लो चार्ट एंड जस्ट रिवाइज इट, या फिर एग्जाम से पहले आप फ्लो चार्ट से रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो सारी सारी मेन मेन जो चीजें होती हैं वो आपकी वहीं पे मिल जाएंगे आपको आपके फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट इज वेरी हैंडी, डू नॉट डिस्कार्ड इट। साथ में कुछ चीजें होंगी जो आपको लिखवाई जाएंगी, ठीक है, जो आपको डिक्टेट की जाएंगी। 1-2 चीजें ज्यादा ही होंगी जो कि आपके शायद नोट्स में ना हो। तो जो चीजें लिखवाई जाएंगी वो चीज के लिए आपके लिए एक सेपरेट नोटबुक टाइम सेइंग, अदरवाइज मैक्सिमम थिंग्स आपको आपके PDF में मिलेंगी। क्योंकि विद एवरी न्यू बैच देयर इज सम एडिशन,
एडिशन रहता है, ठीक है। कुछ ओपिनियंस आर्ट होते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के, तो वो चीज़ें रहती हैं। डायनेमिक में भी और स्टैटिक में भी हम कोशिश करते हैं हर बारी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। इनफैक्ट जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हमको नए ओपिनियन मैं आपको दूंगी उस टाइम पे। अभी के लिए जितना मुझे लगता है कि फॉर अ बिगिनर जितना रिक्वायर्ड है वो कीजिए, धीरे धीरे करके एडवांस होगा ये। तो जो लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आंसर राइटिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। आंसर राइटिंग साथ साथ कीजिएगा। जब भी मैं आंसर राइटिंग की क्लास लूंगी, लाइव या रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी देखनी है, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया जाएगा कि पहले क्या लिखना था, कौन सा पॉइंट कहाँ पर लिखना था, ये पॉइंट क्यों मिसिंग है आपका, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 300+ कहीं नहीं गए अगर आप ये सब कर रहे हैं तो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बुकलेट्स में देखिए मैं बिलीव नहीं करती। बुकलेट्स आर आप डेली बेसिस पे देखो, दो चीजें करनी है। एक तो द हिंदू एनालिसिस डेली का देखिए, एडिटोरियल का एनालिसिस देख लीजिए, ठीक है। लेकिन उस एनालिसिस की पीडीएफ एक बार रीड कर लो, 15 मिनट में एक एटलीस्ट एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं। बिकॉज आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीडिंग प्रैक्टिस जितनी आपकी रहेगी उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, आपके सी सैट के पेपर के लिए भी। प्लस बहुत सारी पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो वो पीडीएफ भी आप पढ़ोगे तो उससे रीडिंग प्रैक्टिस हो ही जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ आपकी दो टाइप की पीडीएफ रहेंगी। एक पीडीएफ होगी इस टाइप की, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ी इंटरैक्टिव पीडीएफ है। ये है कि आपको क्लास में लेक्चर लिया जा रहा है तो थोड़ा ये रहता है आपका कि मतलब कनेक्टिविटी बनी रहती है, थोड़ा कलरफुल दिखता है तो इंटरेक्शन में होती है ज़्यादा। दूसरी पीडीएफ रहेगी आपकी जो आपके वर्ड फॉर्मेट में होती है, जैसे कॉपी में होती है आपकी नोट्स लिखे होते हैं, बिल्कुल वैसी, ठीक है। आ, वो भी आपकी रहेगी, ठीक है। पीडीएफ में आपका वर्ड वर्ड फाइल होती है जैसी, वैसी रहेगी। तो वो फाइल आपको तब मिलेगी जब हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। सपोज वी स्टार्टेड विद प्लेटो टुडे, पहले मैं ये वाली पीडीएफ आपको दे दूंगी जितनी भी इंटरैक्टिव रहेगी। फिर उसके बाद जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप फिर उसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये दो पीडीएफ रहेंगी। इसके अलावा ये कंप्लीट करते हैं जब आप, तो पहली चीज़ है रिकॉर्डिंग। पहले आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद कोई डाउट आता है पूछेंगे, समझ लिया। फिर उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और पीडीएफ रीड करेंगे। पीडीएफ रीड करेंगे, अपना फ्लो चार्ट जो आपका क्लास में जब भी आप आ रहे हो, एक पेन एंड पेपर लेकर के आप बैठोगे, या तो लूज शीट ले लो या एक सेपरेट कॉपी लगा लो, ठीक है। वट एवर यू फील इज गुड फॉर यू, वो आप कर सकते हो। तो आप फ्लो चार्ट से बनाएंगे, टॉपिक्स अपने लिखेंगे, ठीक है। लाइव क्लास के बाद फिर रिकॉर्डिंग देखना है। हाँ, रिकॉर्डिंग देखना है, अभी नहीं देखना, बाद में। जैसे मान लीजिए आपकी इस मंथ की 12 क्लासेस हैं, तो 12 क्लासेस आपकी 21 तक फिनिश हो जाएंगी, 21 जुलाई। उसके बाद आपके पास सीधा टाइम है, ठीक है आपके पास। तो 25 तक आप अपना सारा अपना पीडीएफ फिनिश कीजिए, जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं। उसके बाद लास्ट का जो आपके पास टाइम बचता है 4-5 दिन, उसमें आप सारे रिकॉर्डिंग्स पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स आप कर लीजिए रिवाइज अपनी। तो उसमें स्पीड बढ़ा सकते हो आप, 1.5x स्पीड रख सकते हो, 2x करके रिवाइज करते रहो। पहला 1.5x में रिवाइज करना है, क्योंकि अभी जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको समझ सब कुछ आएगा, लेकिन रिटेंशन पावर ह्यूमन माइंड की कम होती है। तो आपको 100% पढ़ाया जा रहा है तो मैक्सिमम 50-60% याद रहेगा आपको। विद टाइम आपको शायद 40% याद रहे। तो आप इसकी जब रिविजन करोगे तो ये 40% आपका 55-60 बन जाएगा। सेकेंड रिविजन जब 2x पे करोगे तो ये शायद आपका 75-80% बन जाए। तो एटलीस्ट कितना भी बोर फील हो आपको, लेकिन आप आपको क्या करना है, कम से कम वीडियोस की भी कम से कम 3 से 4 रिविजन आप करोगे, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा सुनते हैं देखते हैं, बार बार वही चीज़ें दिमाग में एज इट इज छप जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही मिलेगा इन सब चीज़ों का। ओके वेट, लेट मी टर्न ऑन द एसी, एक मिनट।
बुक अभी कोई पढ़नी नहीं है आपको, कोई बुक आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुझे लगेगा कि यू हैव टू रीड, आई विल गिव यू द पीडीएफ माई सेल्फ। गिव मी 1 मिनट। नहीं, कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। काजल, आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश। देयर इज नो नीड टू रीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो रिवीजन पहले फ्लो चार्ट एंड वीडियो से रहेगी। उसके बाद पीडीएफ भी आपको रिवाइज करनी है। एटलीस्ट रीड दीज पीडीएफ्स 2 to 3 times। ठीक है, ये आप अगले 6 महीनों में करोगे, ऐसा नहीं है कि अभी कर दो सारा। अगले 6 महीनों में पूरा मैं बता रही हूँ कि एटलीस्ट इतना करना है। ओके, तो उसके बाद अब आपका हो जाता है टॉपिक कंप्लीट। आपको प्लेटो पूरा आ चुका है, आपको फ्लो चार्ट पूरा तैयार हो चुका है, आपका आपकी पीडीएफ आपने पढ़ ली है आसानी से, और जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, आंसर राइटिंग हम जब कर रहे हैं तो आप वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको करना है तो एक्स्ट्रा के लिए देयर इज एडिशनल पीडीएफ दैट आई प्रोवाइड यू। उसमें आपको बस वो सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आई प्रोवाइड यू दैट पीडीएफ, सिर्फ उतना पढ़िए, उतना सफिशिएंट है। ठीक है, नाउ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। वैसे तो उनके लिए एक अलग से आई मेक अ सेपरेट ग्रुप, थोड़ा मतलब छोटा रहेगा, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन द हिंदी मीडियम नोट्स। अलग से हैंड रिटन में विल वर्क ऑन दैट। तो हिंदी मीडियम के लिए सबसे पहले इग्नू के जो हिंदी मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां से हमको हिंदी वाली जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो साफ मिलेंगी हमको। ठीक है, तो हिंदी इग्नू मटेरियल जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए डाउनलोड करके रख लीजिए। बाकी बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, बुक्स वैसे फॉलो ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, मैं बताऊंगी, लेकिन टर्मिनोलॉजीज पे ज़्यादा काम करेंगे। बाकी जितना मैं पढ़ा रही हूँ, कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हैं हिंदी मटेरियल से रिलेटेड, तो जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना ही आप देखो कि अगर बुक में लिखा हुआ है। 1-2 बातें ज़्यादा लिखी होंगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 बातें करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि सेलेक्टिवली पढ़ना है। सिलेबस ज़्यादा है एंड रिविजन करनी है। सिलेबस इतना ज़्यादा है कि रिविजन नहीं हो पाती है बच्चों की। बच्चे करते क्या हैं यूजुअली, जब मेंस लिखते हैं, दैट दे यू नो रिवाइज ट्वाइस ओनली, 2 से 3 बार रिविजन करके सीधा लिखाते हैं, या सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। नो आंसर राइटिंग मॉड्यूल, नो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये रीजन है कि आपके कम मार्क्स आते हैं। आई टेल यू हाउ। बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं आंसर्स में जो लिखनी पड़ती हैं। आपको एक एक कीवर्ड अपना आंसर में प्रोवाइड करना होता है, वो मिसिंग है तो आपके मार्क्स कटेंगे उसके। एग्जामिनर के पास में, सपोज दिस इज द शीट, आपने कुछ भी लिखा है अपना आंसर, एग्जामिनर के पास में एक आंसर की होती है। कोई चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आपको लिखना है वो आंसर, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ये, इसमें भी आंसर की रहती है। इस आंसर की में क्या रहता है, मान लीजिए प्लेटो के ऊपर कोई क्वेश्चन है, इस आंसर की में आपको कीवर्ड्स दिखेंगे कि ये आइडियाज अगर इस बच्चे ने अपने लिखे हैं यहाँ पर, तो आप उनको इतना मार्क्स दे दीजिए इस आइडिया के लिए, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई आइडिया, आपने वर्ड लिखा है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्लस नॉन इंटरफेरेंस इट विल रिजल्ट इनटू पीस एक्सेलेंस एंड हार्मनी, ऐसा एक हमारा आइडिया है। ठीक है, तो ये पूरी चीज आपको लिखने के लिए यू विल गेट 2 marks डायरेक्टली, straight 2 marks just for writing this one sentence, because this is very important part of this topic। तो ये चीजें लिखी होती है आंसर की में। तो यूजुअली बच्चों के स्कोर क्यों नहीं हाई आता है, जब
250 नंबर का पेपर है, उसके बावजूद भी 110 मार्क्स, 125 मार्क्स, मैक्सिमम 125, 100। आप ये देखो, जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 विच इज द इकोनॉमी पेपर, इकोनॉमी में इस वाले पेपर में फिर भी पॉसिबल है कि आप 130 मार्क्स ला सकते हो, 125 आसानी से ला सकते हो। बट हिस्ट्री का जो आपका जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 होता है, यहाँ पे 115 मार्क्स लाने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। द रीजन इज क्योंकि हम हिस्ट्री को एनालाइज करके नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमी को हम बहुत लॉजिकली एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं कि एक के बाद एक एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। दैट इज द रीजन कि हमारे कम मार्क्स क्यों आते हैं। तो एक तो स्कोर हाई करना है, कैसे पॉसिबल है, ये बहुत बड़ा रीजन है उसका। ठीक है, तो ये एक चीज पे ध्यान देना है। पीडीएफ आपकी इंग्लिश में होगी प्रांजल, पीडीएफ इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी के लिए अलग से बनाई जाएंगी, क्योंकि मैंने आज तक हिंदी में इस तरीके से पढ़ाया भी नहीं है। I've never done that. This is the first time I'm teaching in this. हिंदी में हालांकि मैंने एक बैच नंबर 4 लिया था, बट उसमें सारे जो भी नोट्स थे वो इंग्लिश में ही थे, लेकिन बिकॉज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, सो आई थॉट वी शुड वर्क फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जितनी चीजें बताई जा रही हैं, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल साइंस। ये सब चीजें प्लीज ध्यान में रखिए, साथ में अपना करंट अफेयर और कोई भी एक सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट भी कर रहे हो, करंट अफेयर्स भी कर रहे हो, मेक श्योर कि उन सब में भी आप रिविजन कीजिए। आई एम अगेन टेलिंग यू, रिविजन इज द की विद यूपीएससी। डेटा बहुत ज़्यादा है, डायनेमिक पेपर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना सिलेबस। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना रिटेंशन रहेगा और फिर ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ पेपर नंबर 1 सेक्शन। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? डाउट आपका कोई? syllabus section wise, you want the syllabus? Okay, थोड़ा syllabus पे डिस्कस कर लेते हैं, let's discuss that. Wait, अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी विच आई हैव फॉलोड माई सेल्फ। आप लोग वही फॉलो करेंगे, एटलीस्ट फॉर ऑप्शनल, बाकी सब आपकी अपनी चॉइस है। ऑप्शनल के लिए आई एम टेलिंग यू, दिस इज द सिलेबस। सबसे पहले पेपर 1 सेक्शन ए आप फॉलो करेंगे। पेपर 1 सेक्शन ए, ये आपका 35% सिलेबस है। ठीक है, इसको 35% सिलेबस जैसे ही ट्रीट करेंगे। 35% सिलेबस पेपर 1 सेक्शन ए। पहले डिस्कस करूंगी पेपर 1 सेक्शन ए कंप्लीट कैसे करेंगे हम लोग। विल स्टार्ट विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। प्लेटो कवर होगा, एरिस्टोटल कवर होगा, विच इज एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यानी ये पुराने टाइम में एंशियंट, जैसे हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिल्कुल वैसे है। तो ये एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया। इसमें मिडीवियल है नहीं, वो क्यों नहीं है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एंशियंट के बाद सीधा हमें मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना होता है। तो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैकियावेली से शुरू होगा, हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब जॉन स्टुअर्ट मिल में ही हम बेंथम के बारे में पढ़ेंगे, बेंथम। ऐसे ही जब हम हॉब्स नहीं, जॉन लॉक कवर करेंगे, तो जॉन लॉक में हम रॉबर्ट फिल्मर के बारे में पढ़ेंगे साथ में, रॉबर्ट फिल्मर। उसके बाद हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे रॉसू का। फिर कार्ल मार्क्स आएगा आपका, ग्रामशी आएगा। अब कार्ल मार्क्स में हम थोड़ा बहुत अल्थुजा के बारे में पढ़ेंगे, अल्थुजा। देन हैना अरेंट। ठीक है, हैना अरेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इन द टॉपिक ऑफ कार्ल मार्क्स अल्थुजर भी पढ़ा जाएगा हमारा, और साथ में हम पढ़ेंगे हेगल, हेगल। तो ये सभी थिंकर्स हैं।
ये सभी थिंकर्स हमें कवर करने होंगे, जो सिलेबस में लिखे हुए हैं वो भी और जो नहीं लिखे हुए हैं वो भी। इसके अलावा कुछ और थिंकर्स हैं जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखे हैं, लेकिन टॉपिक्स ऐसे हैं कि उन टॉपिक्स के लिए हमको वो थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि अमर्त्य सेन। विल स्टडी अमर्त्य सेन, विल ऑल्सो स्टडी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने जस्टिस में अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, उस पर्सपेक्टिव से हमें जॉन रॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट इन डेप्थ थोड़ा सा। इन डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ो, लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे इमानुअल कांत के बारे में। इमानुअल कांत, हेरोल्ड लस्की, लस्की, ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे आइडियोलॉजीज में कवर होगा, इनके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब उमंग, इग्नू में से कौन से नोट्स पढ़ने हैं आपको? इग्नू में से हिंदी मीडियम में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जैसे प्लेटो का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ प्लेटो की एक पीडीएफ है इग्नू में, सिर्फ वो पीडीएफ आपको देखनी है। और वो पीडीएफ पूरी नहीं पढ़नी है आपको, वो पीडीएफ सेलेक्टिव पढ़नी है, ठीक है। तो डाउनलोड करके जो पहले क्लास में पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद फिर आप वही सेलेक्टिव चीज़ वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज आपको दिख रही हैं वो टर्मिनोलॉजीज आप हिंदी में अपने नोट्स लिखिए वहाँ से, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको रिपीट दिखेंगी वहाँ पर, कि जो जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा रही है उनका मेंशन है, तो वहाँ से आपको एटलीस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाएगा कि क्या क्या लिखा जा सकता है, किस स्टाइल में लिखा जा सकता है। मतलब टर्मिनोलॉजी हिंदी में, जैसे मान लीजिए मैं कोई वर्ड यूज़ करती हूँ तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे वो आप लिख सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कवर होगा, एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बाद में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में सबसे पहले आइडियलिज्म की एक आइडियोलॉजी है, आइडियलिज्म का स्कूल, पहले ये पढ़ते हैं हम। लिबरलिज्म पढ़ते हैं। अब लिबरलिज्म के बाद में कुछ छोटे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यूजुअली यूपीएससी हर साल पूछती है। जैसे कि मैक्सिमम टाइम्स आपको दिखेगा मल्टी कल्चरलिज्म पे क्वेश्चन आता है, मल्टी कल्चरलिज्म पे क्वेश्चन आता है, एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। इसी में एक और टॉपिक है टॉलरेशन। एक और टॉपिक आता है इसमें वैल्यू प्लूरलिज्म। इसके बाद एक और छोटा टॉपिक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक और टॉपिक है इसी में लेजिटिमेशन क्राइसिस। ये जो छोटे छोटे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सभी टॉपिक्स लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के बाद पढ़ते हैं हम। तो ऑल्दो ये मेंशन नहीं किए गए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन हर साल इस पे 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कवर करेंगे। उसके अलावा फिर सोशलिज्म कवर करेंगे, फिर है मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म। गांधीज्म यहाँ कवर नहीं होगा, गांधीज्म जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट कवर करेंगे, यानी गांधी को कवर करेंगे उसके बाद गांधीज्म देखेंगे। देन हम कवर करते हैं फेमिनिज्म। अब इसके अलावा भी कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो हमारे सिलेबस में हमसे पूछी जाती हैं लेकिन मेंशन नहीं है पेपर में। कौन कौन सी आइडियोलॉजीज हैं? इसमें एक आइडियोलॉजी आती है कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म। नेक्स्ट आइडियोलॉजी है इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म। अब कम्युनिटेरियनिज्म हम पढ़ते हैं व्हेन वी कवर द टॉपिक ऑफ जस्टिस, ये वहाँ कवर होगी। पोस्ट मॉडर्निज्म जब हम पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहाँ कवर होगी। अदरवाइज ये भी एक सेपरेट आइडियोलॉजी है, ठीक है। पहले आइडियोलॉजीज का पूरा पार्ट कवर होगा। तो यानी हमने देखा कि सबसे पहले हम कवर करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके बाद हम कवर करेंगे आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज के बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो यहाँ से कवर होगा, थ्योरीज ऑफ द स्टेट।
ये सभी कवर होंगी, लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट। इसके अलावा भी एलिटिस्ट थ्योरी है एक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, भी पावर में भी आती है एलिट, पावर का कॉन्सेप्ट ये रहा, तो पावर में भी आती है ये सभी थ्योरीज, वो कवर करेंगे। साथ में ग्रामशियन थ्योरी ऑफ द स्टेट क्या है, हैना एरेंट की क्या पर्सपेक्टिव है स्टेट के बारे में, ये सब कवर होता है इसमें। ठीक है, तो लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, ये सभी होता है इसमें। एडिशनल भी आ जाता है कुछ, पोस्ट मॉडर्निस्ट और ये सब आ जाता है। अब स्टेट के बाद कवर होता है हमारा, थ्योरीज ऑफ द स्टेट के बाद पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हेजिमनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी। जो लेजिटिमेशन क्राइसिस हमने पढ़ा था वो यहाँ पर रिपीट होगा लेजिटिमेसी में, एंड थोड़ा सा लेजिटिमेसी एंड पावर एंड हेजिमनी के बीच में क्या उनका रिलेशनशिप है, अथॉरिटी, पावर एंड लेजिटिमेसी में, वो देखेंगे। आइडियोलॉजी में एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट है। अब देखो, एक है एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट, वो अलग है, और एक है एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, वो अलग है। तो सबसे पहले आइडियोलॉजी जो टर्म थी किसने दी है, क्या पर्सपेक्टिव था, वो सब इसमें कवर होगा। पावर कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम सबसे पहले सारी थ्योरीज कवर करेंगे। सो सबसे पहले एक पार्ट आता है डेमोक्रेसी में थ्योरीज करने का। फिर उसके बाद आता है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी मॉडल, डिलिबरेटिव मॉडल, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, कौन कौन से सपोर्टर्स हैं इनके, कौन से थिंकर्स क्या सोचते हैं, क्या उनका पर्सपेक्टिव है, क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, क्या सपोर्ट करते हैं वो, ये सभी हमें करना होगा। तो फ्लो चार्ट बहुत हैंडी रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस में फ्लो चार्ट बहुत काम आते हैं, तो फ्लो चार्ट भी आप साथ साथ काम करेंगे। इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग, आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट और आई एम टेलिंग यू प्लीज राइट इट डाउन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो वो आप एज इट इज बस वो पॉइंट लिख लोगे, पूरा एज इट इज सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ वो एक पॉइंट कीवर्ड लिखना है आपको। अब डेमोक्रेसी के बाद हम राइट्स कवर करते हैं। राइट्स में भी दो पार्ट हैं अलग, थ्योरीज है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ह्यूमन राइट्स पे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो लेट मी, चलो पहले मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। नेक्स्ट इज जस्टिस, फिर हम जस्टिस कवर करेंगे और उसके बाद इक्वालिटी। अब जस्टिस में जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस कवर करनी है हमें, एंड कम्युनिटेरियन क्रिटिक, जिसमें कम्युनिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी कवर होगी, एंड इक्वालिटी का टॉपिक आएगा जिसमें अमर्त्य सेन हम डिस्कस करेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्योरी वाइज क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, अफर्मेटिव एक्शन क्या है, अफर्मेटिव एक्शन इज रिजर्वेशन, जैसे रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शन। तो इक्वालिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस पे पूरा डिबेट होता है। तो लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ स्कॉलर जैसे बोलते हैं कि दोनों इंपॉर्टेंट है। लिबरल, जो लिबरल लोग होते हैं, लिबरल बोलते हैं लिबर्टी मोर इम्पॉर्टेंट है। जो सोशलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं इक्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो ऐसे पूरा ये कंप्लीट होगा, एंड एट द एंड फिर हमारा छोटा सा एक टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप देखोगे ये आपके 10 इसमें टॉपिक्स हैं, इन टोटल 10 टॉपिक्स हैं, और हर एक टॉपिक में से आपके कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जिसपे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है आने की, वो देखते हैं। आप अगर एनालाइज करोगे 2013 से लेकर के अपना 18 तक का पेपर, तो एवरी ईयर एक क्वेश्चन 20 नंबर का, 15 से 20 नंबर का डायरेक्टली जस्टिस में से आता है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस डायरेक्टली पूछ ली। इनफैक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से, जैसे रॉल्स में थॉट एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है, तो डायरेक्टली 10 मार्क्स में आपको दे दिया जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थॉट एक्सपेरिमेंट। इस तरीके की चीजें होती हैं। इक्वालिटी में क्वेश्चन आ सकता है अफर्मेटिव एक्शन से, यहाँ पे आ जाता है। राइट्स में, ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन बनता है काफी। डेमोक्रेसी में कभी रिप्रेजेंटेटिव पे आ जाएगा, कभी पार्टिसिपेटरी पे, कभी डेलिबरेटिव पे, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स का। पावर पे क्वेश्चन आ सकता है 15 से 20 मार्क्स का। यहाँ से इनके रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स का। आइडियोलॉजीज में से फेमिनिज्म से क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। ठीक है, फेमिनिज्म से आएगा, मार्क्सिज्म, फासिज्म से आ सकता है, एंड पोस्ट मॉडर्निज्म पे क्वेश्चन बनता है।
पोस्ट मॉडर्निज्म पे। स्पेशली ये जो स्टेट का है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेट में पोस्ट कॉलोनियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिटिस्ट, प्लूरलिस्ट, ये इनके जो ये वाले जो पार्ट हैं इनका जो पर्सपेक्टिव रहता है वो पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स। ऐसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे एवरी टाइम यूल फाइंड अ क्वेश्चन अंबेडकर एंड गांधी की डिबेट पे। सर सैयद अहमद खान या औरबिंदो घोष पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमको पूरा ही कवर करना है क्योंकि यहाँ से हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे ना, 150 मार्क्स, 35% सिलेबस है ये, सिर्फ 10 टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स को आपको घोट करके पी लेना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। समझो अच्छे से, रिवाइज करो, एक एक कीवर्ड, एक एक चीज दिमाग में रखो, तो आपकी यहाँ से जो 150 मार्क्स आप रखोगे, 150 मार्क्स में से आंसर राइटिंग के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, रिविजन के साथ में, यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर 120 मार्क्स। 120, 110 आसानी से आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डायनेमिज्म का स्कोप नहीं है। एज इट इज सिलेबस रखा हुआ है, आपको बस उठा करके लिखना है, समझ करके लिखना है बस। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पे बना बनाया मटेरियल है, बस याद कीजिए और उसको लिखिए। ठीक है, एडिशनल भी रहेगा, किसी को अगर एडिशनली कुछ और ऐड करना है टू स्कोर मोर, ऑब्वियसली स्कोप तो हमेशा ही रहता है, तो वो एडिशनल मटेरियल भी आई प्रोवाइड यू, तो यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग। सो दिस इज पेपर नंबर 1 सेक्शन ए, और इस पेपर पे हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। अब पेपर नंबर 1 सेक्शन में ए में जो आप पढ़ेंगे वो एज इट इज वो सारा आपका काम में आएगा पेपर 2 सेक्शन ए में। तो पेपर 2 सेक्शन ए अलग से कोई सेक्शन नहीं है, वो इसके साथ में लिंक्ड है। पेपर 2 सेक्शन ए देखते हैं, तो हम पेपर 1 सेक्शन ए के बाद पेपर 2 सेक्शन ए कवर करेंगे। एंड पेपर 2 सेक्शन ए में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें थ्योरीज कंप्लीट की जाती है। तो एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डायरेक्टली 50 मार्क्स का पेपर यहाँ से आ जाता है आपका। यानी आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 50-50 मार्क्स के। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है 50 मार्क्स के क्वेश्चंस, आप आसानी से यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन समझने वाले हैं। तो एक बार समझ आ गए, आप उसको लिख रहे हो, तो यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स। जैसे कि अलग अलग अप्रोचेस हैं इसमें, सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, ऐसे ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, बहुत सारे मॉडर्न तो ये सभी कवर करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पे, ये पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, की नेचर ऑफ स्टेट कैपिटलिस्ट में कैसा है, सोशलिस्ट कंट्रीज में कैसा है, या डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में क्या चीज है। ठीक है, इंडिया में जो स्टेट हम देखते हैं वो जो हमें यूएसए में देखने को मिलता है उससे कैसे डिफरेंट है। दिस इज स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज कमिंग, या तो पॉलिटिकल पार्टी से आएगा, प्रेशर ग्रुप से, सोशल मूवमेंट से, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन आसानी से किया जा सकता है। तो अप टू दिस पॉइंट आपका आसानी से 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, 50 to 70 तो यहीं से हो जाएगा। उसके बाद आता है दिस पार्ट, इसमें आपका आती है थ्योरीज, इसमें अप्रोचेज आती हैं। तो आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, सिस्टम थ्योरी, इसके डायरेक्ट आपको दिखेंगे इसके ट्रेसेस। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म की जो हम पहले पढ़ेंगे आइडियोलॉजी, डायरेक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर रहेगा। तो लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंक हो जाएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए पेपर 1 सेक्शन ये बहुत जरूरी है, उसको पूरी तसल्ली से टाइम दे करके समझिएगा। ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए। 70% सिलेबस ऑफ थ्योरी पार्ट विल फेच यू मोर मार्क्स रादर देन दोज इजी थिंग्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत इजी है, डायनेमिक भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर स्कोप थोड़ा रहता है, फिर भी आप जितना ज़्यादा लिख सकोगे, मतलब व्यूज एंड ऑल, तो वहाँ पर रहता है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट इज की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये सभी टॉपिक्स एक एक ये 10-10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। बैलेंस ऑफ पावर, तो ये भी कर लेंगे। देन दिस इज रिलेटेड टू योर वर्ल्ड हिस्ट्री। जो वर्ल्ड हिस्ट्री अब आप पढ़ेंगे, अपना पूरा कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए आई एम टेलिंग यू वर्ल्ड हिस्ट्री अपनी कवर कर लो। अच्छा रहेगा आपका इस मंथ के एंड तक अगर आप साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर लें पीएसआईआर की, क्योंकि सिर्फ 12 ही क्लासेस हैं,
उसकी रिविजन भी रहेगी आपके साथ में, और आप वर्ल्ड हिस्ट्री अपना पढ़ लो साथ में। तो यहाँ से ये टॉपिक आपका हो जाएगा। इसी का फिर जो भी हमारा कोई ओपिनियन है, कोई थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। अदरवाइज आपको बैकग्राउंड नॉलेज हो ही जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है। कोल्ड वॉर के टाइम पे ये सब चल रहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक्चुअली डिमांड कर रही थी कि जो एडवांस कंट्रीज हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अहेड हैं कि अब इवन आफ्टर डीकोलोनाइजेशन एक नई फॉर्म की कॉलोनियलिज्म चल रही थी। वो क्या चल रही थी कि इसके बावजूद कि अब डीकोलोनाइजेशन हो चुका है, इन पे कोई दूसरी कंट्री रूल नहीं कर रही है, स्टिल ये जो कंट्रीज हैं ग्रोथ नहीं हो रही थी इनमें। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज अभी भी, इनफैक्ट आज भी ऐसा ही है, एट प्रेजेंट भी अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, आपको देखने को मिलेगा कि ये कंट्रीज आज भी रॉ मटेरियल्स ही प्रोवाइड करती हैं। फिनिश गुड्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गुड। तो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है एडवांस कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन मार्केट्स में या यूएसए में जाता है, वहाँ मैन्युफैक्चर होकर के वो फिनिश गुड जाता है, फिर अफ्रीका में ही वो सेल करते हैं। तो अल्टीमेटली ग्रोथ कहाँ ज़्यादा होगी? क्योंकि आप जब मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो वहाँ काम आएगी ना, यहाँ तो नहीं काम आएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल में आपने बिना प्रोसेस किए बेच दिया। थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन उस लिहाज से मतलब उतनी ज़्यादा आपकी नहीं होगी ग्रोथ। सो इसी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज 1973 में नैम के प्लेटफॉर्म पे, नॉन अलाइन मूवमेंट का जो इंडिया ने 1961 में प्लेटफॉर्म बनाया था, उस प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने जो बनाया था, वहां पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डिमांड कर रही थी कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में भी ग्रोथ हो। तो इनकी डिमांड थी कि जो एडवांस कंट्रीज हैं, हर साल इन कंट्रीज को क्या करना चाहिए, अपनी जीडीपी का 1% थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देना चाहिए, ताकि ये लोग भी अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपनी सेटअप कर सके। 1% ऑफ देयर जीडीपी इनको देनी चाहिए। एंड साथ ही साथ इनकी डिमांड थी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। जो अभी टीप चीप टेक्नोलॉजी है, जो इन्होंने अपनी साइंस के थ्रू, एडवांसमेंट के थ्रू इन्होंने अपनी बनाई है, तो वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हो जाएगा तो ये कंट्रीज भी जल्दी ग्रो करेंगी। लेकिन नॉर्थ जो कंट्रीज हैं, नॉर्थ मतलब जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, इन लोगों ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप गरीब हो, आप नहीं ग्रोथ कर पा रहे हो, वो आपकी पॉलिसीज की वजह से है। आप जैसे इंडिया में है, इंडिया में पॉलिसीज क्या है, रेड टेपिज्म है। इंडिया में वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस किया जाता है, नियो लिबरल फॉलो नहीं किया जाता है। अब नियो लिबरल क्या होता है, वो सभी हम पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ेंगे। नियो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के सेक्शन में कवर होगा, इसीलिए सब कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड यू लव दिस टॉपिक इनफैक्ट। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन को क्या रोल सौंपा गया था, यूनाइटेड नेशन में कौन कौन सी एजेंसीज हैं, क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फंक्शनिंग है इनकी, एंड यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, और अगर ज़रूरत है तो कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म्स होने चाहिए, और रिफॉर्म्स करने के लिए क्या चैलेंजेस हैं। रिफॉर्म्स लाने के लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं, रिफॉर्म्स इतनी आसानी से नहीं आ सकते। तो ये सब समझेंगे इसमें। इसके अलावा फिर ये जो आपका टॉपिक है, यूरोपियन यूनियन, आसियान, एपेक्स, सार्क, नाफ्टा, ये सब आपका पेपर 2 सेक्शन बी, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, उससे लिंक्ड है। तो वहां पर वो कवर होगा, उसी के साथ में ये टॉपिक कवर हो जाएगा कनेक्ट में। फिर आएगा आपका कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स। इसमें डेमोक्रेसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको ग्लोबल लेवल पे फिर हम समझेंगे। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी हम पेपर 1 सेक्शन में पढ़ चुके होंगे, ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे समझेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन। एंड ऐसे ही एनवायरमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सभी समझेंगे। तो इसमें इन टोटल कितने टॉपिक्स हैं? 11 टॉपिक्स हैं, और डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। तो दैट मीन्स 35% ऑफ द सिलेबस वी आर गोइंग टू फिनिश हियर, तो 70% तो हमारा यहीं पे हो गया। तो द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो इज, सबसे पहले आप लोग पेपर 1 सेक्शन ए, जो कि हम खुद फॉलो करेंगे, पेपर 1 सेक्शन ए फॉलो कीजिए। एक बार सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, साथ में आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए।
ठीक है, इसी में फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो साइमल्टेनियसली टेस्ट भी चलते रहेंगे। फिर आपका दूसरा होना चाहिए प्रायोरिटी पेपर 2 सेक्शन ए। इसको कवर कीजिए पूरा सिलेबस। जब इसका कंप्लीट हो जाता है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और फिर जितने भी टेस्ट होंगे वो सब में इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है, एंड रिविजन करते रहिए। फिर कोई एडिशनल मटेरियल है, एडिशनल मटेरियल उसके बाद फॉलो कर सकते हो। एक बार पेपर 1 सेक्शन ए के ये स्टेप्स हो गए, देन यू कैन रीड एडिशनल मटेरियल विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। सिमिलरली इन दिस केस, यानी अब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2 सेक्शन बी, विच इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन आपका स्टार्ट होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे क्या कंट्रीब्यूट किया, कौन कौन से फेजेस थे, क्या रोल है इंडिया का करंटली, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को रिवाइव करना चाहिए या इस चीज़ को हमें एकदम कंक्लूड करके ख़त्म कर देना चाहिए, कि कितना रेलेवेंट है नाम आज के टाइम पे। इस पे डायरेक्टली एक ऐसे आया था, इट इज़ व्हेन आई हैव रिटन माय मेंस 2017 में, ऐसे का टॉपिक था एक नाम के ऊपर। तो आप अच्छे से यहाँ से पढ़ लोगे, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा ऐसे लिखने के लिए। इसीलिए आपका जो ऑप्शनल है, ये आपको बाकी पेपर्स में बहुत हेल्प करता है स्कोर करने में। जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पूरा पूरा हेल्प करेगा इसमें, इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, इंक्लूडिंग द डायनेमिक पार्ट। जीएस पेपर नंबर 4 में हेल्प करता है ये आपको। एथिक्स के पेपर में कैसे, एथिक्स के पेपर में जो अब हम पेपर 1 सेक्शन ए पढ़ेंगे ना, उसमें करप्शन देखेंगे, इक्वालिटी का टॉपिक देखेंगे, जस्टिस देखेंगे, कि किस तरीके से सोसाइटी में क्या होना चाहिए, सब चीज़ें। ऐसे ही आपका पेपर 1 सेक्शन बी में आता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें आती हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, गांधी के अकॉर्डिंग गांधी ने 7 सिंस दिए थे, तो जो लोग इस ऑप्शनल से रिलेटेड नहीं थे, ऑब्वियसली वो नहीं लिख सकते थे, लेकिन आप लोगों के पास में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, तो आप, हम गांधी के टॉपिक में 7 सिंस पढ़ते हैं ऑलरेडी, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एथिक्स में, ठीक है। ऐसे ही जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 में, जहाँ आपकी हिस्ट्री आती है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आएगी आपकी, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री आती है आपकी, सोसाइटी का जो पार्ट आता है, क्योंकि पेपर 1 सेक्शन बी में सोसाइटी का पार्ट में एनवायरमेंट, दलित मूवमेंट, वेमेन मूवमेंट, ये सभी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा वहाँ पर, ठीक है। जीएस पेपर नंबर 1 में हेल्प करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका एसे के लिए जो लिखने वाला कंटेंट होता है, स्पेशली जब भी कोई फिलोसफिकल टॉपिक आता है, अब आप पिछले साल का पेपर उठाओ 2018 का, ऐसे का पेपर अगर आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा दैट इन 2018 सेक्शन बी जो था, उसमें सारे जो टॉपिक्स थे 1 2 3 4, जिसमें से आपको एक चूज करना था, सभी टॉपिक्स फिलोसफिकल टॉपिक्स थे, मतलब कोट बेस्ड टॉपिक्स थे। तो कोड बेस्ड टॉपिक्स पे आपको यहाँ से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन जाती है, आपका जो माइंड का होराइजन होता है इतना ब्रॉड हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से यहाँ पर ऐसे लिख पाओगे, बहुत अच्छा कंटेंट इनफैक्ट प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें हेल्प करेगा। तो इन दीज 4 पेपर्स इट इज गोइंग टू हेल्प यू, एज वेल एज PSIR पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। तो आप खुद देखोगे कितना हेल्प, ऐसे का डायरेक्टली पूरा 250 मार्क्स आपका हेल्प करेगा, आई एम टेलिंग यू दैट। आई हैव रिटन पर्सनली माई सेल्फ, और ऐसे के पेपर में आई हैव स्कोर्ड 140 मार्क्स। तो PSIR में तो इतना स्कोर था ही, एट द सेम टाइम ऐसे का स्कोर भी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ। सो मेक श्योर कि आप PSIR पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। क्योंकि PSIR का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, PSIR का मतलब है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, साथ में आप करंट अफेयर्स साथ में पढ़ रहे हो अपने, क्योंकि पॉलिटी के लिए जो करंट अफेयर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो यहीं पे कवर हो जाते हैं सारे, इंटरनेशनल रिलेशन के भी, इनफैक्ट सोसाइटी रिलेटेड भी, ये सभी यहाँ कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिस्ट्री, आप यहीं कंप्लीट कर सकते हो अपनी, आपको थोड़ा एथिक्स में हेल्प मिल जाती है यहाँ से। फिर आपका दूसरा पेपर हो जाता है, यहाँ पर हिस्ट्री में हेल्प मिलती है, क्योंकि पेपर नंबर 1 सेक्शन बी अगर आप देखोगे तो उसमें पहले के जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, अलॉन्ग विद दैट वर्ल्ड हिस्ट्री तो ऊपर हमने देखा ही है, तो ये हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपके हेल्प करेंगे आपको, ठीक है, और सोसाइटी पार्ट वाला ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल बॉडीज एंड
इंटरनेशनल समिट्स, और इससे रिलेटेड जितना करंट अफेयर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यानी अगले 6 महीनों तक आप ये भी करो, और मृणाल सर का अगर इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है तो वो वीकेंड पे पढ़ाते हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? वीकेंड पे पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, तो वीकेंड पे पढ़ा रहे हैं तो आप इकोनॉमी वीकेंड पे पढ़ सकते हैं इफ यू वांट। इकोनॉमी आप वीकेंड पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर उनका कोर्स चल रहा है तो आप वो वीकेंड पे रख लो, तो इकोनॉमी साथ में रख लो। बाकी सब चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। इसके अलावा फिर आपका रह जाएगा ज्योग्राफी। एक बार इकोनॉमी कंप्लीट हो जाती है, ये सब कंप्लीट हो जाता है, ज्योग्राफी आप बाद में कर लोगे। अब हिस्ट्री क्योंकि पढ़ रहे हो यहाँ पर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, और क्योंकि हमारी सिर्फ 12 ही क्लासेस हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि हिस्ट्री अगर आप स्टार्ट करते हो तो एंशियंट से स्टार्ट कर देना। एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न हिस्ट्री पे जल्दी आओ। एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल, एंशियंट बहुत छोटी है, मैक्सिमम अगर किसी ने ऑलरेडी पढ़ा रखी है एंशियंट, अगर आपके पास में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं तो आपको शायद 4 दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद मेडिवल में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गिवन द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। 22 क्लासेस और 22 डेज, भाई सुनील, हाँ, तो 22 क्लासेस होंगी ना इन टोटल एंशियंट की। हाँ, तो बस बहुत है, उसको आप 4 से 5 दिन में कवर कर सकते हो आसानी से। आप रिकॉर्डिंग देखो उसकी, ज़्यादा कर दो आप, जो भी आपके रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम दिस पॉलिटिकल साइंस तो आप नॉर्मल स्पीड पे देखिए, क्योंकि आपको समझना है टॉपिक को। एंशियंट में क्या है कि एक बार समझ लिया तो आप रिवीजन भी जल्दी, 1.5x पे स्टोरी की तरह होता है, तो इशू नहीं रहता। तो हिस्ट्री आपका यहीं से पूरा हो जाएगा। तो बाकी फिर आपका ज्योग्राफी रह जाएगा, एनवायरनमेंट रह जाएगा, और शायद आर्ट एंड कल्चर रह जाए। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। एथिक्स के लिए देखो सिलेबस वाइज करना पड़ता है। देयर आर टीचर्स दोज हु आर टीचिंग इन एथिक्स आल्सो। मेंस का भी एक कोर्स चल रहा है, अ कोर्स इज रनिंग फॉर मेंस 2019। इस कोर्स में ऑन 15th of July आई एम टेकिंग ऐसे क्लासेस। 2 घंटे की ऐसे क्लासेस रहेंगी, तो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस होगी वहाँ पर। अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्लासेस यहाँ पर रहेंगी, उसमें एथिक्स भी है, तो एथिक्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ से आप एथिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक और सेक्शन रह गया हमारा। अच्छा, पेपर 1 सेक्शन, पेपर 2 सेक्शन भी नहीं कवर किया मैंने। इंडिया एंड साउथ एशिया में, अब जैसे यहाँ पर तो सिर्फ सार्क है, साफ्टा हो गया, फिर इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सभी हो गए। लेकिन हम यहाँ पे इंडिया एंड साउथ एशिया में एक एक करके पूरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे इंडिया एंड चाइना पढ़ेंगे, वाई? बिकॉज आगे देखोगे आप सिलेबस में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, यानी इंडिया चाइना पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। इंडिया यूएसए ज़रूरी है, इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड रशिया बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर इंडिया एंड अफ्रीका भी है, ये रहा इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। एंड ये देखो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन, ये टॉपिक रिपीट हो रहा है पीछे से, तो ये साथ में पढ़ा जाएगा, ठीक है। एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के साथ में पढ़ा जाएगा। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ये यूएन के साथ में पढ़ा जाएगा। ये सारे इंटरलिंक्ड है टॉपिक। इंडियाज डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, साथ में पढ़ा जाएगा ये यूएन के साथ में। ऐसे ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रीसेंट डेवलपमेंट वेस्ट एशिया में, तो ये वेस्ट एशिया भी हमारे लिए अलग से टॉपिक है। इसका मतलब अलग से एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन अलग से अफ्रीका पे पूछा जाएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, ये सभी, इंडिया पाकिस्तान, ये सब डिटेल में कवर करेंगे। ये इंटरनेशनल रिलेशन में कवर हो जाएगा। देन for those students, those who want to read, which I will recommend you, there is no need to read that. पहले आप, अगर आपको इतना पढ़ने का मन कर रहा है तो आप पहले वो कंप्लीट कीजिए जो आपको होमवर्क दिया जाता है, कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है, आंसर लिख रहे हो आप अच्छे से, तब उसके बाद देन यू कैन स्विच टू एडिशनल। फिर मैं आपको एडिशनल दूंगी, और वो एडिशनल इन्हीं बुक्स की कुछ सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं।
तो ओपी गौबा भी अगर आप बाय परचेज कर रहे हो और वो पढ़ रहे हो, आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी होती, सेलेक्टिवली यू हैव टू स्टडी. सो ये सभी बुक्स हैं. इफ़ यू वांट यू कैन लाइक गो फॉर इट, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू एट ऑल. बट बिकॉज जो लोग बुक लिस्ट मांगते हैं, जिन लोगों को मतलब बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, फॉर देम आई एम टेलिंग. बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स जो लोग ऐसे कोचिंग नहीं लेते हैं, या देर आर स्टूडेंट्स जो लोग खुद ही पढ़ना पसंद करते हैं, सेल्फ स्टडी. फॉर देम दिस इज, बट सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टॉपिक को समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन दिस रीडिंग दीज बुक्स. एज यू कैन सी, दिस इज द 2017 पेपर. आप ये देखो कि पेपर में इस तरीके का आएगा. पहला क्वेश्चन नंबर 1 होगा एंड क्वेश्चन नंबर 5 होगा. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कंपल्सरी रहेंगे दोनों पेपर्स में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये सभी क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी 50-50 मार्क्स के होंगे. दिस क्वेश्चन इज ऑफ 50 मार्क्स, दिस इज ऑफ 50, दिस इज ऑफ 50. एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. आई टोल्ड यू कि एक क्वेश्चन 20 या 15 नंबर में डायरेक्टली पूछेंगे आपसे. रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. एग्जामिन दिस. पूरा एग्जामिन करना है आपको. ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि सभी को कंसिडर कर रहा है, क्योंकि रॉल्स थ्योरी में एक प्रिंसिपल आता है, डिफरेंस प्रिंसिपल, जिसमें जिन लोगों जो मार्जिनलाइज हैं, जिन लोगों को किसी भी तरीके से, अगर वो गरीब भी हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि वो भी कुछ मतलब बेटर लाइफ जी सकते हैं. ठीक है. ये बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. फॉर माई क्लासेस देयर इज नो नीड टू रीड एनी बुक unless I tell you. Otherwise मैं नहीं बोल रही हूँ आपको पढ़ने के लिए. Only thing that you have to read is BL Fadia, this book. इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो परचेज मत करना. ठीक है. ऑन अ डेली बेसिस जब भी हम करेंगे तो आई विल गिव यू द PDF. सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं. बाकी दिस बुक ऑल्सो यू डोंट हैव टू परचेज. दिस बुक बेलीज एंड स्मिथ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. एडिशनली आपको ये चीज़ मतलब जैसे हम क्लास में पढ़ेंगे ना, तो साथ में आप बेलीज एंड स्मिथ में आपको बोलूँगी पढ़ने के लिए, तो इसकी भी PDF अवेलेबल है. देयर इज नो नीड टू रीड एनीथिंग. अब वो आपकी अपनी, देखिए मैं आपको बताती हूँ. देयर आर टॉपर्स जो वाजीराम से भी निकलते हैं, टॉपर्स विजन IAS से भी निकलते हैं, या टॉपर्स सेल्फ स्टडी करके भी निकलते हैं. बहुत सारे टॉपर्स हैं, इधर उधर से निकलते हैं. ठीक है. तो माय पॉइंट इज कि कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं बनाता है. ठीक है. इंस्टीट्यूट और अ टीचर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर ओन एफर्ट्स. टीचर सिर्फ आपको समझाते हैं. आई एम हियर टू ओनली टेल यू. आप वो सब चीजें करोगे तो आप, जैसे आपको मैंने बोला कि द रेसिपी ऑफ गेटिंग इनटू IAS इज 1 2 3, बट ये 1 2 3 ही नहीं कोई कर पाता है. everyone knows this thing कि 1 2 3 is the recipe. उसके बावजूद वो लोग नहीं कर पा रहे हैं. तो टॉपर्स ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें हैं. मतलब अगर आपकी अपनी चॉइस है, आपको जहां आपका सेटिस्फेक्शन लगता है आप वहां कीजिए, बट मेक श्योर जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप अपना 100% दे रहे हैं. इट इज़ ऑल अबाउट दैट. इट इज़ ऑल अबाउट दैट. ठीक है. तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली सभी जगह पर सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है. ठीक है. सभी जगह पे मतलब आप एक PDF डाउनलोड करोगे. मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, लक्ष्मीकांत समझ ली, या तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो या किसी टीचर से पढ़ लो. इट इज़ द सेम थिंग. बट लक्ष्मीकांत को पढ़ने की ट्रिक्स होती हैं. उसको अच्छे से समझना चाहिए आपको, एंड एनालाइज करना चाहिए. स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. और ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम टेलिंग यू. I heard about this, about the 2015 topper. She was, I think, rank 14, or maybe she was rank 15, rank 4. हाँ. तो I was being like, because they were my classmates, तो आई वॉज बिंग टोल्ड कि इन लोगों ने, मतलब टॉपर्स के साथ देखो ऐसा होता है कि इवन इफ दे, आर्तिका शुक्ला, यस, सो इवन ये लोग अगर नहीं भी लेते हैं कोचिंग कहीं से भी, तो दे आर गिवन दिस हेफ्टी अमाउंट टू से दिस थिंग कि आई हैव टेकन दिस फ्रॉम हियर, एंड दिस इज द मार्केट स्ट्रैटेजी. इट्स नॉट दैट. सभी का जो मटेरियल है ऑल इन ऑल सेम रहता है. करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है.
प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे वो सोचते हैं कि विजन आईएएस के टॉपर निकला तो मैं तो विजन की पढ़ूंगा, विजन की करने के बाद कोई दूसरा बच्चा इनसाइट्स ऑन इंडिया की कर रहा होगा तो फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया के पीछे भागेंगे। विजन की भी नहीं कंप्लीट की, इनसाइट्स की भी कंप्लीट नहीं की। फिर एट द एंड आगे जाकर के क्या होता है, जब PT 365 आती है तो दे आर इन दिस डायलेमा कि PT 365 का लू काम चल जाएगा। आप लोग अगर पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको पता होगा ये चीज। दिस इज द साइकिक ऑफ एवरी स्टूडेंट। आई हैव बिन द स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू माई सेल्फ। तो आपको इस साइकिल से सबसे पहले निकलना होगा। इंस्टीट्यूट आपको टॉपर नहीं बनाता है, आप अपने आप को टॉपर बनाते हैं। ठीक है, तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं तो आप बन सकते हैं। इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको गाइड करता है, चाहे फिर वो अनअकैडमी हो या फिर वाजीराम हो या फिर विजन आईएएस हो। दे आर जस्ट ये गाइडेंस की ही तरह है। दे आर नॉट मेकिंग इट टॉपर्स, यू मेक योर सेल्फ अ टॉपर। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपना जो चीज बता रही हूँ सिर्फ इतना कर लीजिए, इतनी मेहनत करोगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। देन नेक्स्ट इज एरिस्टोटल पे क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का, आसानी से किया जा सकता है। सोशलिज्म पे क्वेश्चन आया है, डिफाइन सोशलिज्म, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फेबियन सोशलिज्म। वेरी इजी टॉपिक, वी हैव डिस्कस्ड इट आई थिंक yesterday also, इन द अदर बैच हमने ये डिस्कस किया था। फेबियन सोशलिज्म का टॉपिक बहुत आसान है, तो एज इट इज मतलब आप 50 मार्क्स का यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो और सभी रेलेवेंट चीज़ें लिख सकते हो। अब देखो, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था मल्टी कल्चरलिज्म पे, रिमेंबर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है सीधा। मैंने आपको बोला था कि ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। मल्टी कल्चरलिज्म पे 20 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन, इसका साफ साफ मतलब है आप यहाँ से आसानी से आपने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सभी अपने ओपिनियन लिखे हैं, क्रिटिसिज्म लिखा है, तो आप आसानी से 15 to 17 मार्क्स यहाँ से पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। आई टोल्ड यू डेमोक्रेसी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, 15 से 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्रीडम एंड लिबर्टी, डिस्कस मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम, कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, वेरी इजी, डायरेक्टली 10 मार्क्स। पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी सीधा आपसे पूछ लिया गया है कि 10 मार्क्स की आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इस पे कमेंट करना है। इको फेमिनिज्म, आई टोल्ड यू फेमिनिज्म पे क्वेश्चन आता है। हॉब्सियन नोशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये थॉमस हॉब से है, यानी दिस इज फ्रॉम पॉलिटिकल थिंकर। ये सभी टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि ये पढ़ेंगे, ये वो पढ़ेंगे, ये सभी टॉपिक्स की बस टॉपिक देखो बार बार रिपीट होंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड लेस ऑन द टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट इज B.R. अम्बेडकर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि B.R. अम्बेडकर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट 15 मार्क्स में है, फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। नोशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट, कौटिल्य से क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। ये पेपर 1 सेक्शन 1 की बात कर रही हूँ मैं। लेट मी अपलोड वन मोर क्वेश्चन पेपर, थोड़ा एनालिसिस के लिए एक दो क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो सही रहता है। 2013 का पेपर देखते हैं। अच्छा, पहले एक बार 13 का देखेंगे, फिर 18 का देख लेंगे, बाकी बीच के आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रायोरिटी रहेगी विद इन दीज 6 मंथ्स कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व कर पाए। ओके, सो दिस इज 2013 क्वेश्चन पेपर। पहला है पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये फेमिनिज्म से उठाई गई है, बहुत आसान है, हम इस पे प्रिपेयर भी करते हैं। नेक्स्ट इज ओरिजिनल पोजीशन, ये टॉपिक जस्टिस से है, तो जस्टिस हम ऑलरेडी पढ़ेंगे ही, रॉल्स थ्योरी, वहां से डायरेक्टली आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोवेनेंट, देखो हॉब्स लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो हॉब्स से क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है। श्री औरबिंदोज आइडिया ऑफ फ्रीडम, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे डायरेक्टली उसमें से। सर सैयद अहमद खान एज अ मॉडर्नाइजर, बहुत इजी क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के आपके यहाँ से अटेम्प्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म। अब ये कम्युनिटेरियनिज्म कौन से टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जस्टिस में, और जस्टिस में से ऑलरेडी ऊपर से एक क्वेश्चन बना है, ये देखो ओरिजिनल पोजीशन का, तो यानी जस्टिस से 10 मार्क्स यहाँ से आया और जस्टिस से 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया है, क्योंकि जस्टिस में ही कम्युनिटेरियनिज्म है और कम्युनिटेरियंस जो होते हैं वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं।
ये जस्टिस के टॉपिक में हम पढ़ते हैं, तो डायरेक्टली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एग्जामिन अम्बेडकर्स क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। ये अम्बेडकर के टॉपिक का है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, 15 मार्क्स का। तो यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन देखते हैं कितने के आए हैं। दिस इज 10 मार्क्स, 10 हियर एंड 15 हियर, दैट मीन्स सो फार 35 मार्क्स का जो पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट से डायरेक्टली। एक्सप्लेन एज पर ग्रामशी द डिस्टिंक्शन बिटवीन हेजिमनी एंड डोमिनेशन। नाउ ये पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्वेश्चन है, ये भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्वेश्चन था, हॉब्स वाला। नेक्स्ट, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। आई टोल्ड यू ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट मीन्स 15 मार्क्स प्लस कर लो यहाँ पे, 50 मार्क्स डायरेक्टली इंडियन पॉलिटिकल थॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट कैन बी कंसिडर्ड एज मटेरियलिस्टिक, कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज बर्लिन, इजाया बर्लिन नोशन ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म। अब आप ऑलरेडी यहाँ से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको 4th क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपके पास, लेकिन चॉइस है इफ यू वांट टू। वैल्यू प्लूरलिज्म का टॉपिक मैंने आपको बताया था, यूपीएससी पूछती है इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कौटिल्य पे क्वेश्चन। अब पिछले क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था कि कौटिल्य पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी कौटिल्य पे क्वेश्चन है, वो 2017 का था, दिस इज 2013। तो कौटिल्य वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ। कमेंट ऑन द असर्शन ऑफ दैट रॉबर्ट फिल्मर, ये रॉबर्ट फिल्मर के बारे में है, यानी ये जॉन लॉक से है, मेन एंटागनिस्ट ऑफ जॉन लॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन इन दिस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। यानी स्टैटिक इतना है कि हमारे पास, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, कुछ भी बाहर से नहीं है, हमने सब पढ़ा हुआ है, हमको बस अटेम्प्ट करना है विद इन 1.5 आवर्स या 2 आवर्स के अंदर में हमको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से लिखने हैं, जो कि हम लिख सकते हैं विद प्रैक्टिस, क्योंकि 10 टॉपिक है इन टोटल, 10 टॉपिक्स पे एट मैक्स 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन टोटल 100 क्वेश्चंस। इन 100 क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू नो कि कितना बेनिफिट होगा आपको। ऐसे ही लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, तो थोड़ा इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस मोर। होल पेपर 1 नहीं, पेपर 1 सेक्शन ए इज ओनली थ्योरी पार्ट एंड पेपर 2 सेक्शन ए इज कंप्लीटली थ्योरी। अब 2018 का पेपर देखिए। फर्स्ट इज जॉन स्टुअर्ट मिल इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट, वेरी इजी क्वेश्चन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं एक्चुअली दूसरे बैच में, तो दिस इज वेरी इजी, 10 मार्क्स का है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द टॉपिक फ्रॉम जस्टिस, ठीक है, जस्टिस से देखो क्वेश्चन आया दोबारा। डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आया, सब्सटैंटिएटिव डेमोक्रेसी। नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग ओवर इट, नथिंग बियॉन्ड इट, ये आज ही हमने डिस्कस किया है। आप में से कोई था दूसरी क्लास में, आज ही हमने ये डिस्कस किया, मुसोलिनी की स्टेटमेंट है ये, फासिज्म की आइडियोलॉजी से, दिस इज फ्रॉम फासिज्म। ये बोलते हैं क्योंकि इनके लिए स्टेट सबसे ऊपर है, स्टेट से बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, स्टेट इज ऑर्गेनिक फॉर देम। तो ये पूरा चीज लिखनी थी, इसमें डिस्कस करनी थी कि फासिस्ट के लिए क्या इनकी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, ये सब लिखना होता है। नेक्स्ट इज, ये पूरा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, नियो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, ये ऑलरेडी हमने देखी थी, नियो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट लास्ट क्वेश्चन पेपर में, ये देखो यहाँ, आई थिंक यहीं पे था, शायद दूसरे में था, 2017 में है, दिस इज 13, हाँ 17 में हमने देखा था नियो लिबरल थ्योरी। एनीवेज, नेक्स्ट इज जॉन रॉल्स अगेन, 15 मार्क्स। सी जस्टिस से 10 मार्क्स का, जस्टिस से दोबारा 15 मार्क्स, 25 मार्क्स फ्रॉम जस्टिस। इक्वालिटी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अलावा फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स, अगेन ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन। डेमोक्रेसी पे फिर से क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, जबकि डेमोक्रेसी पे सब्सटैंटिएटिव डेमोक्रेसी यहाँ पूछी गई है आपसे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, ये पावर से रिलेटेड टॉपिक है। जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म,
वेरी इजी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर दोबारा पूछे गए हैं। मैकियावेली, बहुत इजी है टॉपिक। तो आप देख रहे हो कि मतलब बार बार चीजें रिपीट होंगी, यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक्स रिपीट होंगे, और वैसे भी लिमिटेड सिलेबस है तो बहुत इजी रहेगा यहाँ पर। सिमिलर इज विद पेपर नंबर 2 सेक्शन ए। चलो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पेपर नंबर 2 सेक्शन ए में भी ऐसा ही है, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे, उन्हीं टॉपिक से आएंगे, लिमिटेड सिलेबस है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जो आपको लगता है कि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज माई ड्यूटी। आपको नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, बार बार पूछिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप आंसर राइटिंग की, राइट एज मच एज यू कैन। और एट द एंड आंसर राइटिंग की भी रिकॉर्डिंग्स प्लीज देखिए, बिकॉज आंसर राइटिंग की रिकॉर्डिंग देखोगे, वहां पर आपको बताया जाएगा स्पेशली कि ये पॉइंट इसमें आपको बताना चाहिए था। इस क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है, कौन से फॉर्मेट में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जैसे इंट्रोडक्शन के बारे में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन बताती हूँ, किसी भी आंसर की, हमारी पॉलिटिकल साइंस की इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे आप एक बार, आई एम टेलिंग यू दिस कि एक बार ना आप 20 से 25 आंसर लिख लोगे, तो इंट्रोडक्शन विल बी समथिंग लाइक दैट कि आप एक बार पेपर आपके हाथ में आएगा तो इंट्रोडक्शन आप अगले 1 मिनट में लिख पाओगे बहुत आसानी से, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन की ओवर एंड ओवर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि 10 ही टॉपिक्स हैं, उन 10 में बेशक से कितने भी सब टॉपिक्स हों, लेकिन वो एटलीस्ट लिमिटेड है सब कुछ। तो इंट्रोडक्शन में 2 स्टेटमेंट लिखनी होती है हमको, एक होती है स्टेटमेंट नंबर 1, एक होती है स्टेटमेंट नंबर 2। टेक्निकली हम इसको समझेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 का मतलब है, अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, मतलब जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आया है जॉन स्टुअर्ट मिल पे, हमने पीछे देखा एक क्वेश्चन था जॉन स्टुअर्ट मिल पे, जॉन स्टुअर्ट मिल पे दैट ही इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो आप क्या करेंगे इसमें, स्टेटमेंट नंबर 1, इंट्रोड्यूस जॉन स्टुअर्ट मिल, हु इज जॉन स्टुअर्ट मिल, एक सेंटेंस सिर्फ वो लिखोगे। स्टेटमेंट नंबर 2 में आप डालोगे अब ही इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट, तो रिलक्टेंट डेमोक्रेट पे फोकस है, यानी थीम ऑफ द क्वेश्चन इज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो यानी जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट होगी वो आपकी इससे एसोसिएटेड होगी, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल को तो आप बता चुके हु इज जॉन स्टुअर्ट मिल। सेकंड स्टेटमेंट होती है आपकी थीम ऑफ के क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है कि जॉन स्टुअर्ट मिल वाज द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इवन इफ ही इज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी ही इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो आप चैंपियन डेमोक्रेसी वाला कुछ डेमोक्रेसी से रिलेटेड उन्होंने ये सब चीजें अपनी दी थी। फिर उसके बाद आपका आएगा बॉडी पार्ट, फिर आएगी इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी, फिर बॉडी पे भी आई वर्क कि किस तरीके से आंसर आपको लिखना चाहिए। बॉडी के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट क्रिटिसिज्म रहेगा, फिर आएगा आपका थर्ड कंपोनेंट जिसमें आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो, कंक्लूजन आज के टाइम पे जो भी आपको चीजें दिखती हैं, जो हो रहा है उसके साथ में अगर रिलेट करके लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टेक्निकलिटी से थोड़ा सा परस्यू करेंगे इस सब्जेक्ट को, आंसर राइटिंग को स्पेशली, लेकिन पहले बहुत बेसिक स्टोरी फॉर्मेट में समझेंगे टॉपिक्स को, फिर टेक्निकलिटीज पे फोकस करेंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग पे। समझ आया? सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। रात को 9 बजे क्लास है, हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, बेसिक कवर होगा प्लेटो का, जिसमें समझेंगे पूरा, थोड़ा सा ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे मॉडर्न एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट को या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझेंगे, प्लेटो के बारे में उनकी स्टोरी समझेंगे, प्लेटो कौन है, प्लेटो का क्या पर्पस था, कौन सी थ्योरीज दी हैं, कौन से लोगों से इन्फ्लुएंस थे प्लेटो, ये सभी समझेंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। ये पीडीएफ जो है आपकी सिलेबस वाली, आई एम गोइंग टू पोस्ट इट, बाकी प्लेटो वाली पीडीएफ शाम वाली क्लास में आई विल पोस्ट दैट, ठीक है। बाकी किसी को अभी भी कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में, ग्रुप में आपका शाम को बिफोर 9 मैं बना दूंगी, और ग्रुप का जो आपका लिंक होगा वो डिस्कशन फोरम पे आई पोस्ट इट। तो डिस्कशन फोरम पे डायरेक्टली आप वहाँ उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम के उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।